तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा आपका उत्तराखंड और जीएस का सॉल्यूशन बचा है, उस सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले जैसा कि आपको बताया, अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 199 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको पता है आपको 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, 4 टारगेट टेस्ट मिलते हैं और साथ ही साथ 4 करंट अफेयर के टेस्ट मिलते हैं। तो टोटल 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। 13 तारीख से बैच प्रारंभ हो चुका है। आज पहला दिन है वीडियो सॉल्यूशन का। इसका टाइम टेबल हर एक चीज आपको पहले ही बता दी गई है। एक दिन आपका टेस्ट होता है, अगले दिन आपका वीडियो सॉल्यूशन आता है, उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाती है। और इसके यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत आती है बैचेस परचेस करने में तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीधा कोर्स में जाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वो पिन कर दी गई है, वहां से आप लोग लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। तो पहला प्रश्न अगर हम जीएस का देखें तो इसमें जो आपका यूकेएसएससी का जो पुराना प्रीवियस पैटर्न है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं तो यूकेपीएससी आपको पता है उसका सेक्शन रहता है। पहले वो हिंदी देता है, फिर उसके बाद उत्तराखंड का अलग सेक्शन देता है, जीएस का अलग सेक्शन देता है और रीजनिंग और कंप्यूटर एक देता है। लेकिन यूकेएसएससी क्या करता है, आपका जो संपूर्ण देखिए वो हिंदी को अलग रखता है। उसके बाद जो 20 से लेकर 100 तक प्रश्न होते हैं वो शफलिंग होती है। उसमें कहीं पर आपको जीएस का देखने को मिलता है, कहीं उत्तराखंड का आ जाता है और कहीं पर रीजनिंग का आ जाता है। तो इसी पैटर्न से हमने बनाने की कोशिश की है। पहला प्रश्न है, जब कोई भी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो हाईकोर्ट कौन सी रिट जारी करता है। यहां पर बात हो रही है हाईकोर्ट की। देखिए अब रिट जारी करना ना 2 प्रकार की रिटें हैं। अगर आपको पता है, आपने अनुच्छेद पढ़े हैं, अनुच्छेद 32, ठीक है, एक आता है आर्टिकल 32। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में रिटें दायर कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिटें होती है। ठीक है, 4 प्रकार ये है, एक प्रकार अभी आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 226, ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखेगा। पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में जाने के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत हम रिटें के लिए जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट में यहां पर लिख देता हूं हाई कोर्ट, इसमें भी 5 प्रकार की रिटें होती है। तो कभी भी कोई भी आप रिटों के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत जाया जाता, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जाया जाता है और हाई कोर्ट जाया जाता है 226 के तहत जाया जाता है। तो यहीं पर बात कर रहा है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो हाई कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है। अब हाई कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा, यहां पर अगर सीधा सीधा हम क्वेश्चन के हिसाब से समझे तो परमादेश। ठीक है, परमादेश हाई कोर्ट जारी करता है। कब करता है, जब कोई पदाधिकारी अपने कार्य से नहीं करता है। या सिंपल भाषा में इसे हम समझे परमादेश को तो न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई भी लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन से इनकार कर दे। ये चीज आपको समझनी है। ये एक चीज आपको नोट करनी है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए लागू नहीं की जाती। ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए लागू नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई सुप्रीम होते हैं ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति आपका देश का प्रथम व्यक्ति है, राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति है। तो इनके खिलाफ ये रिट दायर नहीं कर सकते। इस चीज को नोट करना है आपको। ठीक है, इसके खिलाफ ये नहीं होती है, बाकी किसी के खिलाफ भी ये हो सकती है। ऑप्शन बी में आप देख रहे होंगे उत्प्रेषणा। ठीक है, उत्प्रेषणा क्या होता है, उत्प्रेषणा को अगर हम सिंपली भाषा में समझे तो मंगा लेना। ठीक है, मंगा लेना। ठीक है, यहां पर हम अगर मंगा लेना मतलब यहां पर क्या है, सीधा सीधा कि जब भी, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि उच्चतम अदालत निचली अदालतों से, ठीक है, निचली अदालतों से किसी भी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकती है। मतलब जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो निचली अदालत से कोई भी मामला, मान लीजिए अभी आपका केरल मुद्दा है, अगर केरल मुद्दे पे किसी ने हाई कोर्ट में रिट डाली है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, ये मुद्दा हमारे पास भेज दो। ठीक है, वो मंगा लेगा उत्प्रेषणा। ठीक है, ये मुद्दा वो वहां से मंगा लेगा अपने पास। और आपको ये नोट करनी है, ये क्या होती है, हमेशा ये आपको नोट करनी है कि ये हमेशा से उत्तरवर्ती चरण में होती है। क्या करनी होती है, उत्तरवर्ती चरण में होती है। ठीक है, उत्तरवर्ती चरण में ही होती है। इस चीज को आपको नोट करना है। कौन सी, मंगा लेना, उत्प्रेषणा। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सबसे बेसिक है। ठीक है, जिसको क्यूरो वांटो भी कहा जाता है। ठीक है, क्यूरो वांटो नहीं, इंग्लिश में अलग है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, कोई भी जब आदमी गिरफ्तार होता है, मान लीजिए किसी ने किसी का कोई आरोप है, किसी पर कोई मर्डर का आरोप है या कुछ भी आरोप है, तो जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के आगे पेश करना होता है। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आगे उसे पेश कर सकते हैं, अदालत के आगे पेश कर सकते हैं। तो यह करा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के उसमें। ठीक है, अब अधिकार पृच्छ, अधिकार पृच्छ क्या होता है, अगर आपको पता है, यदि किसी सार्वजनिक पद पर, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो, ठीक है, कोई भी सार्वजनिक पद पर, अब मान लीजिए ये सिर्फ उसमें होता है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सेक्टरों में, प्राइवेट सेक्टरों में आप ये नहीं रिटें डाल सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट सेक्टरों में डलती है। मतलब कोई सार्वजनिक पद पर, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, ठीक है, अब कांस्टेबल है, आपका चालान काट रहा है या फिर कोई कुछ कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं भाई किस अधिकार से आप काट रहे हैं। यानी कोई सार्वजनिक पद पर कोई भी आदमी गलत तरीके से आसीन हो तो वहां पर क्या होता है, अधिकार पृच्छ। आप ये होता है किस अधिकार से। एक आता है आपके पास उत्प्रेक्षणा के अलावा आता है, आपने सुना होगा प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये 5 प्रकार की रिटें होती है। प्रतिषेध,
ठीक है। तो प्रतिषेध में क्या होता है ये आपको नोट करना है कि मना कर देना, ठीक है, मना कर देना, मना कर देना, इसका सीधा सीधा आपको देखना है, मना कर देना। मना कर देने का अर्थ क्या है, उच्चतम अदालत निचली अदालतों से किसी भी मामले की सुनवाई के लिए मना कर सकती है, इसे कहेंगे हम प्रतिषेध। इसका आपको नोट करना है कि ये क्या होता है, हमेशा से ये पूर्ववर्ती चरण में होता है, ठीक है। ये तो उत्तरवर्ती चरण में होगा, वो क्या होगा, पूर्ववर्ती चरण में होगा। तो इन चीजों को आपको नोट करना है और इसी के साथ साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब शुरू की, ठीक है। तो उत्तराखंड विधानसभा, अगर हम बात करूं उत्तराखंड विधानसभा की, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड विधानसभा का गठन होता है, ठीक। कब होता है, 9 नवंबर 2000 को, जिस दिन राज्य बनता है ना। किस क्रम का राज्य होता है, 27वां। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल में काफी बच्चे गलत करके आए थे, तो 27वें क्रम का हमारा राज्य था। तो 9 नवंबर 2000 को हमारी उत्तराखंड विधानसभा का गठन होता है और 4 मई 2001 को क्या होता है, उत्तराखंड देश में प्रथम राज्य होता है जो अपनी वेबसाइट जारी करता है, ठीक है। अब यहीं पर 2-4 फैक्ट आपको लिखने हैं। जब विधानसभा का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, तो इसके सदस्य संख्या कितनी होती है, पूछा जाता है, ठीक है। सदस्य कितने होते हैं इसके, तब 30 इसके सदस्य होते हैं विधानसभा के, ठीक है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 70 हैं, इसमें से आपको पता है कि 15 आपकी जो एससी के लिए रिजर्व है और 2 एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है। इसी के अलावा आपने सुना होगा कि प्रथम विधानसभा सत्र, ठीक है, प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ था आपका, 9 नवंबर 2001 को, ठीक है। ये अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो 9 नवंबर 2001 को प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर 2001 को आपका प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था, इस चीज को आपको नोट करना है। इसके अलावा ग्रेसन को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा, ठीक है। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण से क्वेश्चन बनते हैं। गैरसैंण को जो आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की गई थी, ये कब की गई थी अगर पूछेगा क्वेश्चन, तो 4 मार्च 2020 को, ठीक है। 4 मार्च 2020 को घोषणा की गई थी। किसने करी थी घोषणा, उत्तराखंड के रोजगार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा करी थी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की, ठीक है। और इसी के बाद 8 जून 2020 को राज्यपाल ने इसे अनुमोदित करा था, ठीक है। 8 जून 2020 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित, ठीक है, राज्यपाल द्वारा। इस चीज को नोट करना, ये इसलिए नोट करना क्योंकि परीक्षावाणी में अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऑफिशियली डेटा हमारे पास आता है सरकारी आंकड़ा, वो 8 जून 2020 का है। परीक्षावाणी में जिसके पास है 20 जून दिया होगा तो करेक्शन कर लेना इस चीज को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 अब हम लोग देखेंगे। यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई है, देखिए पर्वत और उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता है बहुत सारे पर्वत हैं, तो एटलीस्ट टॉप 10 तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब आपको 80 प्लस स्कोर करना हो तो टॉप 20 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉप 20 नहीं तो टॉप 15 आपको पर्वत पता होने ही चाहिए। तो यहां पर बात हो रही है यमुनोत्री की पर्वत की ऊंचाई। तो सीधा सीधा अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6400 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है नंदा देवी पर्वत आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जो आपका सर्वोच्च ऊंची चोटी है, कितनी है नंदा देवी की। अगर मैं आपसे हाइट पूछूं तो नंदा देवी की हाइट हो जाएगी 78-17, ठीक है, 78-17 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत है। किस जनपद में स्थित है पूछा जाता है तो चमोली जनपद में ये स्थित हो जाएगा, ठीक है, चमोली में। इसी के अलावा जो नंदा देवी पूर्वी है, ठीक है, ये तो, और पश्चिमी पूछेगा तो पश्चिमी आपका पिथौरागढ़ और चमोली में दोनों है और 8434 उसकी हाइट हो जाएगी। इसके बाद आता है आपको जो कामेत पर्वत, ठीक है, कामेत। तो कामेत पर्वत की हाइट पूछता है 7756 इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है। त्रिशूल की पूछी जाती है, ठीक है, त्रिशूल की भी हाइट लिख लीजिए। त्रिशूल की हाइट कितनी हो जाएगी 7120 मीटर, ठीक है, 7120 मीटर त्रिशूल की हाइट हो जाएगी। इसके अलावा माणा की पूछी जाती है, ठीक है। माणा तो सिंपल है, आपको याद रखना है 72, ठीक है। माणा की कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, माणा के अलावा देखिए ये तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पंचाचूली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पंचाचूली, ठीक है, पंचाचूली की बार बार पूछी जाती है। पंचाचूली कहां पर है, पिथौरागढ़ स्थित है, आपको बताया था प्रीवियस प्रैक्टिस सेटों में। 6904 इसकी हाइट हो जाएगी, बहुत बार पूछा गया। देखिए इसको स्टार मार्क करके चलना, क्योंकि ये सब ना बेसिक होते हैं, ये सबको पता होता है। पंचाचूली बार बार एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है, बच्चे से स्किप करके चलते हैं। तो पंचाचूली की हाइट हो जाएगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 अब हम लोग देखेंगे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। देखिए संविधान सभा, अब आपको पता होगा अगर संविधान सभा का क्वेश्चन आता है तो 1946 में हमें पता है संविधान सभा का गठन होता है, लेकिन उससे पूर्व में भी क्या होता है, संविधान सभा के गठन की मांग उठाई जाती है अलग अलग बार। तो सर्वप्रथम 1895 बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीजी तिलक जो होते हैं गरम दल के नेता, ये क्या मांग उठाते हैं 1895 में कि संविधान सभा के गठन की मांग ये करते हैं। लेकिन थोड़ा सा फैक्ट आपको नोट करने हैं कि संविधान सभा के बारे में अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने क्या करा, मांग उठाई। सर्वप्रथम आपको पता है कि इसमें क्या रखा गया था, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। संविधान सभा में गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा, ठीक है, ये तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठाई गई थी। इसी में उन्होंने क्या कहा था, स्वराज विधेयक रखा था, ठीक है, स्वराज विधेयक रखा था, स्वराज विधेयक
ठीक है, स्वराज विधेयक रखा और उसी में मांग उठाई। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है, स्वराज विधेयक रखा और उसी में मांग उठाई कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसके अलावा 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग की गई। ठीक है, 1924 में कौन मांग करते हैं आपको पता है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है। तो नोट करके लिखना है, ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लेंथी बन जाती है। आप लोग के पास ऑप्शन है इंटू 2 में भगा के दे सकते हैं, जिसको सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी लगता है इंटू 2 में देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी ऑप्शन है, एप्लीकेशन में भी ऑप्शन है, एप्लीकेशन में तो और ज्यादा है, इंटू 2.25 में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर तेज करके देखनी है, कोशिश करूंगा थोड़ा तेज में चलूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है। मोतीलाल नेहरू आप लिखिएगा यहाँ पर 1924 में मांग उठाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1929 में जेएल नेहरू। ठीक है, आपको पता है 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जेएल नेहरू जी क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। कौन, जेएल नेहरू जी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा 1934 में क्या होता है, एमएन रॉय। ठीक है, लेफ्टिस्ट नेता होते हैं, 1934 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1934 में क्या करते हैं, एमएन रॉय जी। ठीक है, एमएन रॉय क्या करते हैं, ये भी संविधान सभा के गठन की मांग रखते हैं। ठीक है, और 1935 में कौन होता है ऑफिशियली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1935 में कौन रखता है, आईएनसी। ठीक है, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस मांग रखती है संविधान सभा के गठन की। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती है, आधिकारिक रूप से मांग संविधान गठन की रखती है। अंततः संविधान सभा का गठन कब होता है, आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा का गठन अंततः कब होता है, 1946 में अंततः संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो ये चीजें नोट करनी है, पूछे जाते फैक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिखा रहा हूं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डोबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डोबरी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डोबरी आपने सुना होगा, तो तांबा और जस्ता यहां पर दोनों ही मिलता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौड़ी में क्या मिलता है आपको पता है, धनपुर डोबरी क्षेत्र में तांबा और जस्ता। तांबा के लिए सबसे अगर आपने फेमस क्षेत्र देखा होगा तो अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में सर्वाधिक तांबा मिलता है, हमें पता है राज्य में। ठीक है, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं टीन की। ठीक है, टीन राज्य में एकमात्र टीन कहां पर मिलता है, आपको पता है, चमोली में। ठीक है, राज्य में एकमात्र जगह जहां पर टीन मिलता है चमोली में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बेराइट्स। ठीक है, बेराइट्स। ठीक है, बेराइट्स राज्य में कहां पर मिलता है, तो एकमात्र जगह है देहरादून। ठीक है, देहरादून में क्या मिलता है, बेराइट्स एकमात्र जगह है। और इसके अलावा देहरादून में चूना पत्थर और संगमरमर देहरादून के अंतर्गत मिलता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्न में से माउस जैसा कार्य करता है, तो माउस जैसा कार्य करता है, अगर सर्वप्रथम माउस की बात करूं, ठीक है, तो कंप्यूटर आपने देखा होगा, ये प्रकार का आपका कंप्यूटर है मान लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या है, इससे कीबोर्ड कनेक्टेड है, और इसी से माउस कनेक्टेड है। अब ये माउस अगर हम हिलाते हैं, आपको पता होगा माउस हिलाते हैं तो यहाँ पर एक कर्सर सा बना आता है ना, इस प्रकार से कर्सर होता है। तो ये कर्सर क्या होता है, ब्लिंक करता रहता है, हिलता रहता है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, इनपुट दे रहे हैं, माउस से आप इनपुट दे रहे हैं। तो सीधा सीधा याद रखना है चीजों को ना, प्रैक्टिकली समझना है। तो माउस आपका क्या होगा, सबसे पहले इनपुट डिवाइस होगा। मैं बात कर रहा हूँ माउस की, तो इनपुट डिवाइस ही हो जाएगा। इसी प्रकार से कीबोर्ड है, कीबोर्ड में मान लीजिए आपने क्या लिखा, यूकेपीएससी। ठीक है, यूकेपीएससी लिखा और स्क्रीन पर आपको दिखा यूकेपीएससी। तो ये क्या हुआ, आपको कीबोर्ड से आपने टाइप करा, लेकिन दिखा कहां पर, टाइप करा यानी क्या करा, इनपुट करा। तो कीबोर्ड भी क्या है आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। और दिखा कहां पर, डिस्प्ले में दिखा, तो डिस्प्ले क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये चीजें समझनी है, बच्चों को याद नहीं होता है, प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे तो अपने आप रिलेट हो जाता है। माउस जैसा कार्य करता है, तो कीबोर्ड तो माउस जैसा कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन ए कट जाता है। ठीक है, स्कैनर क्या होता है, कभी आप आधार कार्ड अपना स्कैन करवाने गए, सिम लेने, पहले से जो सिम लेने जाते थे आपने देखा होगा, भैया आधार कार्ड स्कैन कर दो या डॉक्यूमेंट स्कैन कर दो। तो ये मशीन होती है स्कैन करने की, इसके अंदर आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा, 12th की मार्कशीट आपने क्या करा, स्कैन करी, स्कैन कर क्या हुआ, उसकी पीडीएफ इमेज बनकर कंप्यूटर में आ गई और आपने बोला इसको मेरे को पीडीएफ में भेज दो। यानी स्कैनर भी कैसा हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। ठीक है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस। ठीक है, आइकन क्या होता है, अब मैं बात कर रहा हूं आइकन की। तो ये क्या है, व्हाट्सएप का आपका यहाँ पर सिग्नेचर दिख रहा होगा, ये क्या है, व्हाट्सएप का आइकन है। ठीक है, इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मैं बोलता हूं ना, तो आपको यहाँ सीधा सीधा देखने से क्या पता लग गया, ये आइकन है। ठीक है, किसी भी चित्र का, किसी भी एप्लीकेशन का रूपांतरण चित्र जो उसके ज्यादा उसके बारे में जानकारी दे। ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रैक बॉल आपने देखा होगा, माउस की तरह एक डिवाइस होती है जिसको जो होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो का पूरा नाम आपको बताना है, तो अब्दुल हसन यामुद्दीन खुसरो, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अनवांटेड क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं, यहां पर ना बहुत बेसिक क्वेश्चन रखने की वो करी जाती है। आप लोग सोचेंगे यार अमीर खुसरो का नाम पूछ रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस सेट हो या तो ऐसे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होंगे आपको पता होगा, हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा से बेसिक प्रैक्टिस सेट बनाए जाए। आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेता हूँ पर्टिकुलरली,
चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, आपने देखा होगा अनावश्यक क्वेश्चनों को रखा जाता है और बच्चा क्या करता है, वहां जाता है, उसमें नंबर नहीं आते, उसे लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बच्चे ने बहुत पढ़ा है, पिछले 5-6 सालों से बच्चे तैयारी पर लगे हैं, आपको पता है। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अनावश्यक चीजें ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो बेसिक चीजों पर गलतियां कर रहे हैं। अमीर खुसरो का नाम आ गया ना तो 80% बच्चे उलझ जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ेंगे भी नहीं कभी इस चीज को, इसीलिए प्रैक्टिस सेट में डाला गया है। नोट करके लिखना है अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है एक जैसे एग्जाम्पल देता है, देखिए अब्दुल खादिल खुसरो कर देगा, कोई अब्दुल रईस खुसरो कर देगा, कोई अब्दुल फजल खुसरो कर देगा। तो समझना है चीजों को और इसको ऑप्शन सी को करेक्ट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राज्य का सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो सिंचाई से जितने भी चीजें हैं रुड़की के अंदर स्थित हैं। और यहां पर आपको पूछ रहा है कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1928 में क्या हुआ था? सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर होती है? रुड़की के अंदर होती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बेसिक सा। ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा 1929, ठीक है। 1929 में क्या होता है? कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान, ये इसकी स्थापना होती है 1929 में। कहां पर? नई दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, नई दिल्ली के अंतर्गत। तो ये पूछा गया प्रश्न है, ये भी इसीलिए ऑप्शन में रखा हुआ है ताकि आप नोट कर ले। कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर होती है? 1929 में दिल्ली के अंतर्गत होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ICAR, ठीक है, ICAR, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ICAR इसको कहा जाता है। हिंदी में हो जाएगा कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में स्थित, 1929 में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए उज्ज्वला योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आपको पता है। भले ही उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने शुरू करी हो, लेकिन वर्तमान में सिलेंडर का रेट सभी को पता है 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। और यही शायद एक कारण हो सकता है कि अब थोड़ा सा लोग विकल्प के तौर पर, कर्नाटक चुनाव में आपने नतीजा देखा हो तो शायद लोग महंगाई से तंग आ चुके हों। खैरहाल इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो अपनी बेरोजगारी दूर कर कर पेपर निकालना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, सीधा सीधा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर यहीं पर आपसे पूछेगा राज्य में कब हुई थी? राज्य में भी तो शुरू हुई ना, आपको पता है राज्य क्या है हमारा? केंद्र की फोटो स्टेट करता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में। हाँ, तो राज्य में उत्तराखंड ने क्या करा था, जब यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत थे सरकार में, तो इन्होंने कब करा, सॉरी राज्य ने 9 जून 2016 को, ठीक है, 9 जून 2016 को परेड, सॉरी 9 जून 2016 को राज्य में शुरू हुई। कहां से? श्रीनगर से, ठीक है। कहां से शुरू हुई पूछेगा तो श्रीनगर से शुरू हुई। कौन सी योजना? श्रीनगर। देखिए अब ये क्या होता है ना, करंट की योजनाएं तो सबने पढ़ी हैं, लेकिन उज्ज्वला, मेक इन इंडिया या फिर पीएम आवास योजना, जनधन योजना, इस टाइप की योजनाएं वो पूछ लेता है, क्योंकि पिछली योजनाएं बच्चों को कम याद होती है और इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। तो पूछेगा उज्ज्वला योजना, आपको पता है 1 मई 2016, तो हर परिवार को यहाँ पर गैस सिलेंडर देने से था। वो भले ही बात आज अलग है कि 1200 रुपए का सिलेंडर हो चुका है, जिन लोग को मुफ्त सिलेंडर बटे थे वो लोग आज फिर से चूल्हे में खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है उज्ज्वला योजना। 2-4 योजनाएं लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। पीएम जनधन योजना, ठीक है, पीएम जनधन योजना, ठीक है, जनधन योजना। पीएम जनधन योजना कब की है? तो 28 अगस्त 2014 की, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ था कि पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पीएम मुद्रा योजना आती है, एक पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना। तो ये चीज आपको नोट करनी है, पीएम मुद्रा योजना बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अदर स्टेट्स में पूछा जाता है। पीएम मुद्रा योजना है 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015 की पीएम मुद्रा योजना हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तीसरी योजना कौन सी है? पीएम आवास योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना, ठीक है। पीएम आवास योजना आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जून 2015, ठीक है, 25 जून 2015 की है। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप घूम जाएंगे। जैसे मेक इन इंडिया को ना लोग गलत मार कर आए थे, सॉरी डिजिटल इंडिया को 2016 मार कर आए थे लोग। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि पीएम आवास योजना 25 जून 2025 की हो जाएगी। और पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि, ये कब की हो जाएगी? पीएम किसान सम्मान निधि। तो आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? किसानों के खातों में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए आएंगे, टोटल 6,000 रुपए आएंगे, ठीक है। तो ये इसे ही कहा गया था किसान सम्मान निधि। और ये कब शुरू हुआ था? तो 24 फरवरी 2019 को, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को। इसके अंतर्गत क्या होता है, कभी राशि भी पूछ लेता है, तो 6,000 रुपए राशि दी जाती है, 3 क्वार्टरली किस्तों में ये दी जाती है। तो ये चीज आपको नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20-30 की ओर। किरमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? किरमोली जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। तो किरमोली, अगर मैं बात करूं किरमोली जल
विद्युत परियोजना, तो गोरी, ठीक है, गोरी नदी पर यह स्थित हो जाएगी। कौन सी? किरमोली जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? तो गौरी नदी पर यह स्थित हो जाएगी। एक आपने सुना होगा, हाल ही में चर्चाओं में रहा था लोहारी, लोहारी गांव। ये लोहारी गांव कहां पर है? लोहारी गांव आपने देखा होगा विकासनगर, ठीक है, विकासनगर, देहरादून के विकासनगर में स्थित है लोहारी गांव। यहां पर क्या हुआ था कि लोहारी गांव डूब गया है। लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें बहुत आर्टिकल भी मैं कहीं पर पढ़ रहा था, मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि ऋषिगंगा में 7 फरवरी को बाढ़ आने से वहां की परियोजनाएं ठप हुई थी, आपको पता है, अलकनंदा नदी पर। तो वो परियोजना भी इंपॉर्टेंट है, उसे नोट करना है, वो मैंने पिछली क्लास में लिखाई थी, पिछले प्रैक्टिस सेटों में। आज मुझे लोहारी थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था, ये चीज आ गई है। लोहारी विकासनगर में गाँव स्थित है। लोहारी पर कौन सी परियोजना है पूछ सकता है, तो इस पर क्या है? व्यासी परियोजना, ठीक है, व्यासी परियोजना, ठीक है। व्यासी परियोजना कौन सी नदी पर है? यमुना, ठीक है, यमुना नदी पर है। और व्यासी परियोजना बनने से क्या हुआ था? लोहारी गांव जंगल जलमग्न होकर डूब गया था, ठीक है। लोगों की बहुत रोती हुई वीडियोस आपने देखी होंगी, उस समय लोगों का गांव डूब रहा था। आज तो जैसे टीरी डैम बना था ना, तो टीरी डूबा था, उसी प्रकार से लोहारी गांव भी डूबा है। कौन सी परियोजना बनने से? तो व्यासी परियोजना से। क्वेश्चन बन सकता है, व्यासी परियोजना कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर, देहरादून में स्थित हो जाएगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन हम पे है, राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहां स्थित है? तो देखिए, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इसी प्रकार के 3 चीजें हैं, तीनों चीजें बताऊंगा। डाउट बहुत ज्यादा होता है, कंफ्यूजन होता है। तो लघु उद्योग सेवा संस्थान अगर आपसे पूछेगा कहां पर है, तो सीधा सीधा आपको देखना है, ये हल्द्वानी स्थित हो जाएगा, ठीक है, हल्द्वानी में स्थित हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने सुना होगा लघु उद्योग बैंक, ठीक है, लघु उद्योग बैंक, लघु उद्योग बैंक, लघु उद्योग बैंक कहां पर स्थित है? तो लघु उद्योग बैंक पूछेगा तो बैंक स्थित हो जाएगा देहरादून में, ठीक है, इस चीज को नोट करना है, कंफ्यूजन होता है। लघु उद्योग बैंक पूछेगा, राज्य का लघु उद्योग बैंक हो जाएगा देहरादून में स्थित। लघु उद्योग सेवा संस्थान पूछेगा तो ये स्थित हो जाएगा आपका हल्द्वानी में। यहीं पर अगर आपसे पूछेगा लघु उद्योग निगम, ठीक है, लघु उद्योग विकास निगम, लघु उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग विकास निगम, लघु उद्योग विकास निगम, ये कहां पर स्थित हो जाएगा? लघु उद्योग विकास निगम स्थित हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है, ये हो जाएगा उधम सिंह नगर में स्थित। तो ये चीजें पता करनी है आपको, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको, हरिद्वार। हरिद्वार में क्या है? उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम। कहां पर है? 2005 में हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम कहां पर स्थित है? हरिद्वार में। पंतनगर में क्या है? पंतनगर और बैजनाथ में सी मैप, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पंतनगर में क्या स्थित है? सी मैप। ये आपका और कहां पर है? बैजनाथ में। हरिद्वार में क्या है? आपका जड़ी बूटी संग्रहालय तो है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का जो संस्कृत संस्थान है हरिद्वार में स्थित हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन ना परीक्षावाणी में डिक्टो क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा गया था, शायद मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्ट। तो राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम लागू किया गया। ये तो लागू किया गया। अच्छा, ये अधिनियम कब का है? अगर बात करें अधिनियम, तो 2007 का ये अधिनियम हो जाएगा। नोट करके लिखेगा, अधिनियम कब का है? ये 2007 का एक्ट है और ये लागू होता है 2011 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, परीक्षावाणी में मेंशन किया गया है, अधिनियम 2007 का हो जाएगा। लागू कब होता है? 2011 में लागू होता है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा 2012 में मैंने आपको बताया डोली सेवा। पहाड़ों में ना आपने देखा होगा कि दयनीय स्थिति है, पिथौरागढ़, आए दिन वीडियोस वायरल होती है कि उपचार के लिए क्या हुआ, गाड़ी नहीं मिली, तो डोली सेवा। तो जो डोली सेवा यहाँ पर देखा है ना आपने, डोली में बैठाकर मरीज को ले जाते हैं, तो इसे जो प्रारंभ किया गया था 2012 में। किसकी तर्ज पर यह शुरू हुआ था? तो 2008 में बताया आपको 108 सेवा, ठीक है। इसकी तो डेट भी पूछी जाती है, तो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज की मैं बोलूंगा ना डेट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है। 15 मई 2008, ठीक है, 15 मई 2008 को क्या शुरू हुई था आपका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 चिकित्सा सेवा प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसका पूरा नाम भी है, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लिख लीजिएगा नोट कर। और किस मुख्यमंत्री के टाइम पे? तो बीसी खंडूरी, ठीक है, भुवन चंद खंडूरी। आजकल तो आपको पता है डीप क्वेश्चन बन जा रहा है, तो 2008 में आपको पता था मुख्यमंत्री कौन है? भुवन चंद खंडूरी है, उन्हीं के समय 108 सेवा शुरू हुई थी, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, नापतोल की पद्धति, पाथा का प्रचलन किसने किया? तो नापतोल की पद्धति, पाथा हमें पता है ना, एक पाथा, ये कूड़ी वगैरह, ये सब क्या है? नापतोल की प्रथा है। और यही शुरू करने वाला कौन था? तो ये हो जाएगा आपका अजय पाल, ठीक है। धुलिया प्रथा, धुलिया प्रथा भी इसी ने शुरू करी थी, ठीक है। धुलिया प्रथा किसने शुरू करी थी? अजय पाल ने करी थी। नापतोल की पाथा की प्रथा किसने शुरू करी थी? अजय पाल ने। अब थोड़ा सा अजय पाल आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये क्या करता है, 37वें क्रम का राजा होता है, ठीक है, 37वां क्रम, इसका क्रम भी पूछा जाता है, इसीलिए लिखा रहा हूं, ठीक है। पुत्र किसका होता है? अनंतपाल द्वितीय का, ठीक है, अनंतपाल द्वितीय का ये क्या होता है? पुत्र होता है, ठीक है। किसका? आनंदपाल, ठीक है, आनंदपाल।
आनंदपाल द्वितीय का पुत्र होता है। ठीक है, किसका पुत्र होता है? आनंदपाल द्वितीय का ये पुत्र होता है। इसी के साथ साथ आपको इसके बारे में याद रखना है, 52 गढ़ों का एकीकरण इसने किया था। किसने किया था? और इसी के कारण 52 गढ़ों का एकीकरण के कारण इसका नाम किसने? नेपोलियन पड़ा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? नेपोलियन। नेपोलियन नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो अजय पाल को गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। ये चीजें आपको नोट करनी है। 52 गढ़ों का एकीकरण करा। इसके अलावा ठीक है, देवलगढ़ 1512 में इसने क्या करा? देवलगढ़ राजधानी ले गया, देवलगढ़। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। देवलगढ़ ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। देवलगढ़ श्रीनगर से अजय पाल ने अपनी राजधानी कब शिफ्ट करी? तो देवलगढ़ करी थी 1512 में, और श्रीनगर कब करता है? 1517 में। 1517 में कहां करता है? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में राजधानी ले जाता है 1517 में, और 1512 में ले जाता है देवलगढ़। तो इसके बारे में पूछा जाता है। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने करी थी? तो अजय पाल ने ही क्या करी थी? सरोला ब्राह्मण। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति। ठीक है, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने करी थी? अजय पाल ने करी थी। इसके अलावा अजय पाल ने क्या करा था? 2-3 फैक्ट जल्दी जल्दी लिखिएगा कि कवि भरत ने इसे क्या कहा? गढ़वाल का युधिष्ठिर। ठीक है, गढ़वाल का युधिष्ठिर। गढ़वाल का युधिष्ठिर किसने कहा था? गढ़वाल का युधिष्ठिर इसे किसने कहा? कवि भरत ने इसे गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा। तो थोड़ा सा ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे तो बहुत है अजय पाल के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको लिखाने चाहिए थे, लिखा दिए गए हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर ठीक है, तो फतेह शाह मानसा को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फतेह शाह अष्टकोणीय मुद्राएं इसकी प्राप्त हुई थी। 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे। राजमाता कटौती इसकी संरक्षिका थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। सुदर्शन शाह 55वें नंबर के राजा थे। ठीक है, टिहरी की नींव रखी थी 28 दिसंबर 1814 को रखी थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ मानसा क्या था? मानसा आपको पता है कि ये क्या करते हैं? लक्ष्मीचंद से युद्ध करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान हो जाएगा आपका स्थित सीधा ऑप्शन ए रुद्रपुर में। ठीक है, तो इसका सीधा कुछ नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहां पर है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास कहां पर हो जाएगा? रुद्रपुर में स्थित हो जाएगा। हल्द्वानी में आपने सुना होगा कत्था उद्योग। ठीक है, कत्था उद्योग कहां पर है? कत्था उद्योग हो जाएगा आपका हल्द्वानी में स्थित। अल्मोड़ा में आपको पता है, अल्मोड़ा में क्या है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। कोटद्वार में क्या है? सिद्दगी ग्रोथ सेंटर आपका कहां पर हो जाएगा? कोटद्वार में स्थित हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। दानपुरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? अब दानपुरिया, ठीक है, तो आपने गाना सुना होगा एजा रे एजा मेरा दानपुरा। ठीक है, तो ये इस गाने से भी आप लीड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, उत्तराखंड पढ़ना बहुत ईजी क्यों है? क्योंकि 40 to 30% उत्तराखंड ना हम लोग अपनी बोली और अपने गानों से ही कवर कर लेते हैं। चीजों को रिलेट करेंगे, याद करना आसान होगा। अब गाने हर कोई सुनता है, तो दानपुर क्षेत्र ना बहुत फेमस है। अब ना लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। आपने अगर आप परीक्षा में पढ़ा होगा तो उत्तराखंड का मैप कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, उत्तराखंड का अगर मैप ये है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका पिथौरागढ़ का इलाका हो जाता है। यहीं पर आपका अल्मोड़ा लगता हुआ होता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा का कुछ इलाका जो है पिथौरागढ़ से भी लगता है, बागेश्वर से भी लगता है। आपको पता है क्योंकि बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा से ही तो बना है। बहुत से लोगों को लगता है बागेश्वर पिथौरागढ़ से बना है। क्वेश्चन बनता है, इस चीज को भी नोट करिएगा। जो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है ना, अल्मोड़ा से अलग होकर बना है। ठीक है, और कब बना है? 1997 में बना है। तो जो दानपुरिया बोली है, ये बोली जाती है दक्षिणी कुमाऊं में। ठीक है, दक्षिणी कहां पर बोली जाती है? दक्षिणी कुमाऊं के अंतर्गत। और दक्षिणी कुमाऊं में जो एक इलाका है ना, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से लगता हुआ इलाका है, वहीं पर ये बोली जाती है। तो इसलिए हम इसे अल्मोड़ा मानते हैं। बहुत से लोग इसका बागेश्वर करते हैं। बागेश्वर गलत होता है। परीक्षावाणी में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे बागेश्वर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का क्षेत्र है, वहीं पर बागेश्वर का लगता क्षेत्र है, वहां पर दानपुरी भाषा बोली जाती है। अगर मैं इन शॉर्ट्स आपको सीधा बताऊं तो दानपुरिया बोली कहां पर बोली जाती है? पश्चिमी कुमाऊं में। ठीक है, पश्चिमी कुमाऊं के वर्गों में। ठीक है, पश्चिमी कुमाऊं, सॉरी, इस चीज को लिखिएगा। दानपुरिया बोली जाती है पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी कुमाऊं के अंतर्गत, पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है दानपुरिया बोली, और दानपुर के भाग में बोली जाती है, जो कि उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ठीक है, दानपुर के उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में, यानी दानपुर के उत्तरी और जोहार के दक्षिणी भाग। और जोहार आपको पता है भली बात से जोहार कहां पर हो जाएगा? जोहार पिथौरागढ़ में हो जाएगा। तो जोहार के दक्षिणी और दानपुर के उत्तरी भाग में ये बोली जाती है। और कौन सी बोली है? दानपुरिया पश्चिमी बोली है। इसके अलावा नैनीताल, तो रचभैंसी। ठीक है, रचभैंसी कहां पर बोली जाती है? रचभैंसी बोली जाती है नैनीताल के अंतर्गत, रचभैंसी बोली जाती है। आपको समझना है। पिथौरागढ़ के अंतर्गत, ठीक है, सौरियाली, ठीक है, सौरियाली बोली जाती है, सीरियाली बोली जाती है, अस्कोटी बोली जाती है। 3 बोलियां कहां पर बोली जाती हैं? अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ की, तो आपको पता है सौरियाली, सौर क्षेत्र में सौरियाली बोली जाएगी। ठीक है, सीरियाली सीर क्षेत्र में बोली जाएगी, सीरियाली। ठीक है, सीरियाली। और इसी प्रकार से अस्कोटी, अस्कोट क्षेत्र में क्या बोली जाएगी? अस्कोटी। और ये तीनों क्षेत्र कहां पर हो जाएंगे? तीनों ही क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत स्थित हो जाएंगे। और बी ऑप्शन दिख रहा होगा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में फलदा कोटी। ठीक है, अल्मोड़ा में और कौन सी भाषा बोली जाती है? फलदा कोटी या पाली पछाई। ठीक है, फलदा कोटी, फलदा कोटी। क्वेश्चन बन जाता है, हिंदी में ही क्वेश्चन बन जाता है। ये भाषा कहां बोली जाती है? आपने देखा था ना, इस बार उसने हिंदी में क्वेश्चन डाल दिया था, तो क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है। और पाली पछाऊ क्षेत्र में पछाई बोली जाती है, पछाई। ठीक है, पछाई
अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पछाई बोली जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे रुपए की छोटी इकाई क्या होती है, रुपए की सबसे छोटी इकाई। थोड़ा सा बच्चों को इसमें डाउट था। देखिए अब ये ना क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप लोग को घर से उठाए या हमने कहीं से ऐसे दे दिए, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, चीजों को समझना है। ठीक है, तो कूड़ी इसका सीधा सीधा आंसर दिया हुआ था, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, तो जो रुपए की सबसे छोटी इकाई उसने उत्तर दिया था तो कूड़ी दिया था। बहुत से बार क्या होता है, आप ऐसे क्वेश्चन को मिस कर चले जाते हैं, पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपके बस का इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मैं बोलूं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम बोलते हैं ना बहुत आसान है लगाना, बच्चे सोचते हैं यार 2 पेपर तो है प्रीवियस ईयर। अगर आप थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तो 2000 से लगातार 2002 से राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो रही हैं और 2023, ठीक है 2023 ये चल रहा है, लगभग आपके पास 21 साल के प्रश्न हैं। ठीक है, 21 सालों में अगर हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 50 परीक्षाएं हुई हैं, जो कि नहीं हुई हैं, ज्यादा हुई हैं, 50 से ज्यादा हुई हैं, लगभग 80-100 के लगभग परीक्षाएं हो चुकी हैं। 50 परीक्षाएं यानी पर परीक्षा में आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 इंटू अगर 100 करेंगे तो 5000 प्रश्न। तो अगर आप 5000 प्रश्न पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें से आपको 500 क्वेश्चन भी याद नहीं होंगे। ठीक है, वो आपको ऑप्शन देखकर याद आते हैं। तो इसीलिए यहां पर ना अलग अलग क्वेश्चन 2003 के उठा लिए, 5 के उठा लिए, 7 के उठा लिए। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन देखते हैं, तो ये उन हाईलाइटेड क्वेश्चनों में से नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो भारतीय खनिज भंडारों का पदार्थ गृह कहलाता है। आपको पता है छोटा नागपुर का पठार सुना होगा आपने, जहां पर भारत के बहुत सारे खनिज देखे जाते हैं। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है, जिसको कहा जाता है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह। कौन सा कहलाएगा? छोटा नागपुर का पठार कहलाएगा। तो चीजों को समझना है। धारवाड़ का पठार में क्या मिलता है? सबसे ज्यादा धनिक धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ एक धारवाड़ सुना होगा आपने। ठीक है, धारवाड़ का पठार, इसमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा खनिज धातु। ठीक है, खनिज धातु। ठीक है, सबसे कौन सा ज्यादा खनिज मिलता है? तो धातु इसमें मिलता है। ठीक है, धातु सबसे ज्यादा पूछेगा कहां पर मिलता है, तो धारवाड़ के पठार में सबसे ज्यादा खनिज धातु मिलता है। ऐसे क्वेश्चन वो बना सकता है, इसलिए बता रहा हूं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का नाम आगे लाल बहादुर शास्त्री कब जुड़ा? आपको पता है राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, परसों ही बताया था, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी 1 सितंबर 1959, ठीक है 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लबासना। ठीक है, लबासना हर किसी का ड्रीम होता है ना, यूपीएससी की जो तैयारी करता है उसका ये ड्रीम होता है एक दिन वो इसके अंतर्गत जाए और यहां से ट्रेनिंग ले। तो यही है लबासना, यानी हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। यहां पर क्या होता है? जो आईएएस होते हैं, आईएएस अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या होता है? आईएएस की ट्रेनिंग होती है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है। इसी के नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री कब जोड़ा जाता है? ठीक है, तो 1972 में क्या होता है? इसके नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री शब्द जोड़ा जाता है। चीजों को समझना है। ऑप्शन ए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री इसके आगे 1972। 1973 में इसके आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ठीक है, ये चीज भी नोट कर सकते हैं, जिसको नोट करना है। राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? 1973 में जोड़ा गया। स्थापना कब होती है? 1 सितंबर 1959। यहां पर तो आईएएस की होगी। अब जो यूकेपीएससी पेपर करा रहा है, ठीक है, इस बार आपने देखा ना पीसीएस वालों की ट्रेनिंग होगी। बहुत से लोग एसडीएम बनते हैं या फिर तहसीलदार वगैरह बनते हैं। तो जो पीसीएस वाले होते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए हमारा एक आपको पता है प्रशासनिक अकादमी, राज्य प्रशासनिक अकादमी पढ़ाया है बहुत बार, आरएस-टोलिया जिसका नाम है। ठीक है, आरएस-टोलिया प्रशासनिक अकादमी, ये चीज आपको नाम याद रखनी है। आरएस-टोलिया प्रशासनिक अकादमी कहां पर स्थित है? नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में स्थित हो जाएगी। और इसकी स्थापना पूछता है 1988 में इसकी स्थापना होती है, आरएस-टोलिया प्रशासनिक अकादमी, जो कि जहां पर राज्य के जो पीसीएस एसडीएम वगैरह बनते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग नैनीताल में होती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। लखनपुर किसका प्राचीन नाम है? देखिए प्राचीन नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनपुर पूछ रहा है किसका प्राचीन नाम है, तो द्वारहाट। ठीक है, द्वारहाट का लखनपुर प्राचीन नाम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब द्वारहाट को और क्या कहा जाता है? मीठी मूलियों का शहर। ठीक है, मीठी मूलियों का शहर। ठीक है, मीठी मूलियों। तो ठीक है, जो द्वारहाट के होंगे भाई उन्हें पता होगा द्वारहाट में मीठी मूलियां होती हैं नहीं होती हैं, वो बता सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट में कि यहाँ पर द्वारहाट में मीठी मूलियां होती हैं या नहीं होती हैं। इसके अलावा द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, द्वारहाट में बहुत मंदिर है, आपने सुना होगा। ठीक है, 4 धाम मंदिर भी वहां पर स्थित है, तो द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। रानीखेत का नाम ऑकलैंड होल स्टेट। ठीक है, ऑकलैंड होल स्टेट। ठीक है, ऑकलैंड होल स्टेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज नोट करके लिख लेना, लिखाने में समय बर्बाद होता है। ऑकलैंड होल स्टेट इसका नाम होता है। ठीक है, चौबटिया फलो उद्यान का देश। ठीक है, आपको पता है चौबटिया क्या कहा जाता है? फलो उद्यान का देश चौबटिया को कहा जाता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे तो गढ़वाल के 2-4 नाम देख लेते हैं। ओड़ाथली, मैंने आपको बताया ओड़ाथली। ठीक है, ओड़ाथली किसका नाम है? नरेंद्रनगर का नाम है। इसके अलावा आपको पता है कि बिलोली गांव किसको बोला जाता है? बिलोली गांव, परसों ही लिखा है बिलोली। ठीक है, बिलोली गांव, बिलोली गांव,
बिलोली गांव की संज्ञा किसको दी जाती है? कीर्ति नगर। ठीक है, कीर्ति नगर को बिलोली गांव कहा जाता है। ठीक है, नोट करके लिखना, बिलोली गांव किसको बोलते हैं? कीर्ति नगर को बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि तिकसेन मुंशियारी, ठीक है, तिकसेन किसको कहा जाता है? मुंशियारी को कहा जाता है। इसके अलावा काली कुमाऊं पिथौरागढ़ कहा जाता है, कुमू पिथौरागढ़ को कहा जाता है, लौह नगरी किसको कहा जाता है? लोहाघाट को कहा जाता है। और आपको कुब्जा भ्रग, ठीक है, ऋषिकेश का नाम क्या मिलता है? कुब्जा भ्रग ऋषिकेश का नाम मिलता है। तो ये सब चीजें आपको नोट कर चलनी है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा रिवीजन करते होंगे, ये चीजें याद होंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है, हेड़ाखान किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो हेड़ाखान का बहुत फेमस मंदिर है भाई। ठीक है, कभी हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जरूर बाबा जी का अगर वहां से बुलावा आएगा भगवान जी का तो हमें भी जाएंगे वहां पर। ठीक है, पेपर तो जब पेपर सब कुछ यहाँ धांधलियां आंधलियां खत्म हो जाएंगी, अच्छे से यहाँ पर सिलेक्शन होने लगेंगे तो हमें भी जरूर सौभाग्य प्राप्त होगा यहाँ जाने का। अब बात करें हेड़ाखान किस नदी के किनारे स्थित है? हेड़ाखान जो आपका स्थित है सबसे पहले तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हो जाएगा गौला नदी के किनारे। अब ये गौला नदी, ठीक है, गौला नदी के किनारे बहुत फेमस जगह है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हल्द्वानी कहां पर स्थित है? गौला नदी के किनारे। हल्द्वानी के बगल में क्या है? काठगोदाम, ठीक है, काठगोदाम। इसके बाद किच्छा, ठीक है, किच्छा किसके किनारे है? गौला नदी के किनारे। इसके अलावा आपने सुना होगा हल्द्वानी हो गया, काठगोदाम हो गया, आपका किच्छा हो गया। इसके अलावा रानीबाग, ठीक है, रानीबाग, ठीक है, रानीबाग किसके किनारे स्थित है? गौला नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर आपने सुना होगा लाल कुआं, ठीक है, लाल कुआं क्यों फेमस है आपको पता है? यहाँ पर क्या है? सेंचुरी पेपर मिल है। ठीक है, सेंचुरी पेपर मिल, ठीक है, एशिया की सबसे पहली मिल आता है या सबसे बड़ी मिल पूछता है तो लाल कुआं में स्थित हो जाएगी। ठीक है, जो कि हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कोसी के किनारे स्थित आपको पता होना चाहिए। कोसी के किनारे सबसे पहले कोसी आपको पता है धारपानी धार से निकलती है। ठीक है, ये कोसी धारपानी धार से निकलती है। अब कोसी के किनारे जो स्थित है वो कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए? कौसानी, सोमेश्वर, खैरना। ठीक है, कौसानी, ठीक है, सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर आपका पता है ना कहां पर पड़ता है? सोमेश्वर पड़ता है अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत, जहां से रेखा आर्या जी विधायक है। ठीक है, तो सोमेश्वर हो गया, ये हो गया, कौसानी हो गया, सोमेश्वर हो गया। इसके अलावा कौन कौन सा है? खैरना हो गया, बेताल घाट हो गया। ठीक है, खैरना, ठीक है, खैरना, बेताल घाट, ठीक है, और रामनगर। ठीक है, रामनगर, ये सब किसके किनारे स्थित हो जाएंगे? ये कोसी नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। पिंडारी तीर्थ किसे कहा जाता है? तो पिंडरी, ठीक है, पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पिंडारिक तीर्थ, ये क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है। तो पिंडारिक जो तीर्थ है ये कहा जाता है कर्णप्रयाग को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिंडारिक तीर्थ किसको कहा जाता है? पिंडारी का तीर्थ किसको कहा जाएगा? कर्णप्रयाग को कहा जाएगा। छोटा सा एक फैक्ट नोट करना है, अलकनंदा प्लस पिंडर का संगम, अलकनंदा कर्णप्रयाग में होता है ना, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। ठीक है, पिंडर नदी का, ठीक है, पिंडर नदी का संगम कहां पर होता है? तो कर्णप्रयाग में ये होता है। ठीक है, और कहां पर होता है? चमोली के अंतर्गत अलकनंदा प्लस पिंडर नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग का, जो कि पंचप्रयाग है। ठीक है, पंचप्रयाग आपको पता है ना, 4 प्रयाग चमोली में स्थित है। तो ये चीजें नोट करनी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको, नंदप्रयाग, तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम। ठीक है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ठीक है, इसका संगम कहां पर होता है? नंदप्रयाग में होता है। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा केशव प्रयाग, सरस्वती प्लस अलकनंदा। ठीक है, सरस्वती प्लस अलकनंदा, ठीक है, सरस्वती प्लस अलकनंदा, अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? केशव प्रयाग में होता है। ठीक है, और दुंडी प्रयाग, ठीक है, दुंडी प्रयाग में किसका होता है? दुंडी प्रयाग अगर पूछेगा अलकनंदा दुंडी नदी का होता है। ठीक है, अलकनंदा और दुंडी नदी का होता है। ठीक है, दुंडी नदी है ना, दुंडी नदी कहां पर है? टीरी में स्थित है। ठीक है, ये टीरी में एक स्थान है, तो यहाँ पर इनका संगम होता है। ये चीजें नोट करनी है, और ये आपके पंचप्रयागों में से एक प्रयाग थे। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। यशोधर मठपाल द्वारा नैनीताल नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई? अच्छा, आपको पता होगा नैनीताल स्थित खुटानी में। ठीक है, खुटानी, अगर यहाँ पे स्पेशल स्थान नहीं दिया है, खुटानी, ठीक है, खुटानी में क्या है आपको पता है? लोक संस्कृति संस्थान है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? यशोधर मठपाल ने करी थी। पूछा जाता है और स्थापना कब करी थी? 1983, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा था? यशोधर मठपाल ने 1983 में करा था, खुटानी भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करी थी। इसके अलावा बार बार बताया, यशोधर मठपाल ने 2 चीजें और करी थी, फड़का-नौला और पेटसाल शिलाश्रय की खोज करी थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए फड़का-नौला और पेटसाल के शिलाश्रय की खोज किसने करी? यशोधर मठपाल ने करी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बार बार बताता हूं, नोट करके लिखना चाहिए। इसके अलावा 1982 भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, ऑप्शन डी दिख रहा होगा, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, वन्यजीव संस्थान, ठीक है, 1982 में क्या हुआ था? भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कहां पर होती है? देहरादून के अंतर्गत होती है। इस चीज को भी नोट करेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, तीलू रौतेली एवं गढ़वाल
के गढ़ों का इतिहास किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो तीली रौतेली एवं गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास किसकी रचनाएं हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ना थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन बनाता है। बहुत से लोग को क्या होता है कि जल्दीबाजी होती है, पता नहीं किस चीज की उन्हें जल्दीबाजी होती है, ये जल्दीबाजी वो पेपर में भूल जाते हैं और वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि कुछ भी ऑप्शन को देखते हैं, उन्होंने रणवीर पढ़ा होता है और ऑप्शन ए को टिक मारकर आ जाते हैं और यहां पर हो जाता है -1.25। तो हमेशा से बताया है ऐसी गलतियों से बचे। अभी तो आपका ऐड आप देखते होंगे बार बार, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, तो यही वो है लापरवाही का नतीजा। रणवीर सिंह बिष्ट ये क्या है, ये चित्रकार है, ठीक है, चित्रकार आपने पढ़ा होगा ना, चित्रकार राज्य के चित्रकार हैं, इन्होंने घसियारी वाला चित्र कुछ एक ऐसा टाइप का चित्र बनाया हुआ है। दूसरा, लखनऊ के पेंटिंग विद्यालय में ये क्या थे, प्रिंसिपल थे। तो जो तीलू रौतेले गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास रचनाएं हो जाएंगी रणवीर सिंह चौहान की हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सीधा सीधा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन बी रणवीर सिंह चौहान की 2-3 रचनाएं और मिलती है। कौन कौन सी मिलती है आपको लिखना है, यूके के वीरभड़, ठीक है, उत्तराखंड के वीरभड़, यूके के वीरभड़, वीरभड़, ठीक है, ये किसकी रचना हो जाएगी, ये भी रणवीर सिंह चौहान जी की रचना हो जाएगी। इसके अलावा चौरास भुयाल, ठीक है, चौरास भुयाल, ठीक है, चौरास भुयाल भी किसकी रचना हो जाएगी, तो ये भी इनकी रचना हो जाएगी, चौरास भुयाल, हाँ भुयाल, चौरास भुयाल किसकी रचना हो जाएगी, रणवीर सिंह चौहान की रचना हो जाएगी, ठीक है। और रणवीर सिंह के बारे में एक फैक्ट लिखिएगा, चित्रकार तो थे, 1991 में इन्हें पद्मश्री मिला है, ठीक है। पद्मश्री कब मिला पूछेगा, तो 1991 में मिला था रणवीर सिंह बिष्ट को, ठीक है। ऑप्शन डी दिख रहा होगा, गिरधा, ठीक है, गिरीश तिवारी जिनका उपनाम मिलता है गिरधा। गिरधा क्या थे, कवि थे, ठीक है, कवि थे, आपको पता है ना, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, तो ये भी गिरीश तिवारी ने शायद मेरे ख्याल से गाया तो है, पता नहीं अब लिखा नहीं लिखा पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है गिरीश तिवारी की। तो गिरीश तिवारी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गिरीश तिवारी का आपको दिखाएंगे एक रचना आपने पढ़ी हुई, नगाड़े खामोश है, ठीक है, नगाड़े खामोश है, ठीक है, नगाड़े खामोश हैं। और शिखरों के संघर्ष, ठीक है, शिखरों के संघर्ष पूछेगा किसकी है, शिखरों के स्वर, सॉरी, ठीक है, शिखरों के स्वर, शिखरों के स्वर, शिखरों के स्वर, शिखरों के संघर्ष तो निशंक की है, शिखरों के स्वर किसकी है, गिरीश तिवारी के। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, बच्चे ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। शिखरों के स्वर हो जाएगी, स्वर गिरीश तिवारी की हो जाएगी, संघर्ष किसकी हो जाएगी, निशंक की हो जाएगी, ठीक है। नगाड़े खामोश है, गिरीश तिवारी की हो जाएगी, ठीक है। और इनका क्या आता है, धनुष यज्ञ, ठीक है, धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ किसकी हो जाएगी, गिरीश तिवारी गिरधा की रचना हो जाएगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, कमलेंदुमती शाह कब टिहरी लोकसभा सीट के लिए चुनी गई। कमलेंदुमती शाह बहुत इंपॉर्टेंट है। कमलेंदुमती शाह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतिम राजा मानवेंद्र शाह की माता होती है, ठीक है, मानवेंद्र शाह की माता जी होती है। और टिहरी जब मानवेंद्र शाह से पहले, मानवेंद्र शाह में पता है 8 बार वहां के सांसद चुने जाते हैं, लेकिन उनसे पहले भी कमलेंदुमती शाह होती हैं जो सर्वप्रथम बात विरोधी समिति का वो बात का विरोध करती हैं। तो यही क्या करती है, यहाँ पर टिहरी की पहली लोकसभा सीट से चुनी जाती हैं। और ये कब चुनी जाती है पूछता है एग्जामिनर बार बार, तो 1952 के अंतर्गत ये चुनी जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जल्दी से लिखने हैं। 1958 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, 1958 में इन्हें क्या मिला था, पद्म भूषण, 1958 में पद्म भूषण, ठीक है, भूषण। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, राज्य की महिलाओं को, बहुत लिमिटेड महिलाओं को मिलता है, तो कमलेंदुमती शाह को ये मिला था 1958 के अंतर्गत। इसके अलावा जीवन ज्योति, जीवन ज्योति, ठीक है, ये इनकी रचना हो जाएगी। और एक आती है माई इंस्पिरेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, माई इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए लिख देता हूं, समझ जाइएगा। मैं इंस्पिरेशन ऑफ अमेरिका और जीवन ज्योति ये दोनों इन्हीं की रचना हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण किसमें मिला था, समाज सेवा में, ठीक है, समाज सेवा, ठीक है। अब समाज, जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा सीट से इलेक्शन जीती हैं तो समाज सेवक ही होंगे, नेता होंगे, ठीक है। तो ये चीजें इनके बारे में फैक्ट है, नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, जल कच्छव आभूषण किस, ठीक है, जल कच्छव आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो देखिए थोड़ा सा आपने यहाँ पर ये ना पढ़ा नहीं होगा कहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से पता है कि कुछ क्वेश्चन इतने आसान भी प्रैक्टिस सेट नहीं बनाए जाते हैं कि आप 100 में से 100 ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे बनते हैं, मैं देखता हूँ बहुत एक अमित नेगी है, बहुत अच्छा स्कोर उनका आता है, ठीक है, अमित नेगी का बहुत स्कोर अच्छा आता है। तो भाई कीप इट अप, आप करते रहिए, आपका हर पेपर में एक एक्यूरेसी के साथ आप चलते हैं। थोड़ा मैं आपका ये चेक कर रहा था कि आपकी बेसिक जो मिस्टेक हो रही है ना, आपके टफ क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। थोड़ा बेसिक क्वेश्चनों पर अपने काम कीजिए, लगातार आप अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। जिनके कम आ रहे हैं उनको मैंने हमेशा से बताया है, प्रैक्टिस सेटों में अगर आपके 40 नंबर भी आ रहे
रहे हैं ना, तो ये आयोग के 60 प्लस के बराबर है। आपको भी हल्का सा मेहनत करने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस सेटों में आपको गैप देखने को मिलता होगा कि किसी के 80 आ रहे हैं तो अगले के 30 भी आ रहे हैं। ये गैप जाके पेपरों में सिर्फ 4 से 5 नंबरों का आ जाता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 8 नंबरों का आता है। पेपरों में इतना ही गैप आता है, घबराइएगा नहीं। तो जल कच्छप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है आपको बताना है, तो कान में ये पहना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कान में इसके अलावा क्या पहने जाते हैं आपने देखा होगा ना, मुरखली, ठीक है, मुनाड़, मुनाड़, मुनाड़ कहां पे पहना जाता है, कान में, मूर्खली, मूर्खली, ठीक है, मूर्खली भी कान में पहना जाता है। इसके अलावा तुग्गल। अब ना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखिए कभी कभी ना ये पूछ लेता है कि ये आभूषण कहां पर पहना जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने जो एनालिसिस करा है या आपने भी देखा होगा, वो ये पूछ लेता है तुग्गल क्या है, व्यंजन है या फिर आपके वाद्य यंत्र है या आभूषण है। तो आपको इतना पता होना चाहिए तुग्गल क्या है, एक आभूषण है, कहां पर पहना जाता है, कान में। दिल लगी नहीं करनी। बहुत से लोग क्या करते हैं, रटने में बैठे हैं, अलग अलग आभूषण ला रहे हैं, कौन कौन से पता नहीं दुनिया भर के आभूषण ले आए, हाथ में, कान में, गले में, कहां पहन रहे। छोड़िए ना, क्यों इतनी टेंशन लेनी है। आपको ये पता होना चाहिए ये आभूषण है भाई। मुनाड़ है, मुनाड़ क्या होता है, मुनाड़ आपने देखा होगा ना गांव दराज में पहले से, ये कान की बाली, ये आपको दिख रही है, इसे मुनाड़ कहा जाता था। चीजों को रिलेट करके समझिए। मैं कह रहा हूं ना, ये पुराने जमाने में आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, कान की जो बाली होते हैं मुनाड़ बोलते हैं। मुरखली इसी टाइप की होती है कान में पहनने वाली। तुग्गल, तुग्गल जो पुराने जमाने में पहने जाते हैं तो तुग्गल, ठीक है। तो अब तो क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि कान में कौन कौन से पहने जाते हैं, गोरेख, ठीक है, गोरख, गोरख कहां पे पहना जाता है, कान में पहना जाता है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा कान में क्या पहना जाता है कि बुजनी, ठीक है, बुजनी, ठीक है, बुजनी कहां पर पहना जाता है, कान में। पैर में सबसे ज्यादा आभूषण आपने देखा होंगे पैर में, पोंटा, पोंटा, इमरती, ठीक है, इमरती, इमरती के अलावा आपने देखा होगा बिछुआ, ठीक है, बिछुआ, ठीक है, झीवर, ठीक है, झीवर, झीवर, आपने खुटों की झीवरी तेरी। मैं गाने से ही आपको मैं आधे उत्तराखंड पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कभी भी गाने सुनते हैं ना तो थोड़ा चीजों को रिलेट करना। खुटे की झीवर तेरी वाला गाना सुना, झीवर, तो झीवर भी ये पैर में पहना जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा हाथ में, ठीक है, हसूला कहां पहना जाता है, गले में। धागुला कहां पहना जाएगा, हाथ में, ठीक है, धागुला, ठीक है, धागुला। आपने देखा होगा ना कुमाऊं में आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलता है, पौंछी पहनते हैं औरतें, ठीक है, पौंछी, ठीक है, पौंछी क्या होता है, कुमाऊं में हाथों में पहना जाता है, आपने देखा है ना, पौंछी, ठीक है। इसी प्रकार से हाथ में अंगूठी, ठगवा, ठीक है, ठगवा, हाथों में पहने जाते हैं अंगूठी ना, ठगवा उसको बोलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, हाथों में अगर मैं बात करूं तो खंडवे, ठीक है, खंडवे, ठीक है, खंडवे कहां पर पहने जाते हैं, तो हाथ में पहने जाते हैं कुछ चीजें। नाक में बुलांक, ठीक है, बुलांक। इसके अलावा फुल्ली, ठीक है, फुल्ली कहां पर पहनी जाती है, लड़कियां पहनती है ना, छोटी छोटी बच्चियां फुल्ली पहनती हैं। इसके अलावा नाक में नथुली, ठीक है, नाक है कि नथुली तेरी, तो नथुली। अब कुछ बच्चे ना नथुली को भी रटते रहते हैं। नथुली वाला गाना नहीं सुना क्या, है ना, तो नथुली वाला गाना सुनो भाई, और आभूषण गाने से याद करो, गानों का भी प्रमोशन हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है, तो सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है, तो आपको बताना था सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा हो जाएगा। यहां पर अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सा है कि ये हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहला, ठीक है। और ये बात करें, ये पूछा जाता है आपसे ये कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1980 को ये चलाया गया था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 को नोट करके लिखेगा। ये क्या था, पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ठीक है। भारत में वैसे तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर आपने पढ़ा होगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, 1952 के अंतर्गत हो जाती है, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है 1952 में होती है, ये चीज आपको नोट करना है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, सहकारिता आंदोलन, ठीक है। सहकारिता आंदोलन कब का है, 1904 में, ठीक है, 1904 में करजन के समय होता है ना सहकारिता आंदोलन, 1904, ठीक है, किसके समय, करजन के समय। ये चीजें नोट करनी है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये कब की है, 1953 की, ठीक है। तो आगे चलेंगे, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47, अच्छा ये पर, ठीक है, जिसको भी बैच परचेस करना है भाई, ये बार बार आ जा रहा है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इसको स्किप करके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ही देखेंगे हम, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला, अच्छा ये तो हो चुका है ये क्वेश्चन, ये क्यों लैग कर रहा है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को किरात वंशज माना जाता है, तो आपने उत्तराखंड पढ़ा होगा, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं, सबसे पहले अगर आपसे कभी क्वेश्चन बन जाए उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं, तो 5 जनजातियां हैं। आपको पता है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार ने 1967 में क्या करा, इन जातियों को किसका दर्जा दिया, एसटी का दर्जा दिया, यानी जनजाति का इनको दर्जा दिया, ठीक है। किसका दर्जा दिया, 1967 में एसटी का दर्जा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 5 जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो राजी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 जनजातियों में से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भोटिया, थारू, राजी, जौनसारी। मिसिंग कौन सी जनजाति है, तो बोक्सा जनजाति। तो टोटल 5 जनजातियां हैं, 1967 में इनको जनजाति का दर्जा मिला है। ये क्वेश्चन भी बना था, इनको जनजाति का दर्जा कब दिया गया था, तो
67 में। अब यहाँ पर आपको बताना है किरात वंशज किसको माना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो थारू, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थारू को क्या माना जाता है? किरात वंशज माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी दिख रहा होगा जौनसारी, जौनसारी मंगोल और डोम, ठीक है, मंगोल और डोम के वंशज किसको माना जाता है? जौनसारी को। और जौनसारी अपने अपने को किसका वंशज मानते हैं? तो पूछेगा पांडव, ठीक है। पांडव का वंशज तो मानते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति मंगोल और डोम वंशज से मानी जाती है। ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि खस, ठीक है, तो खस से कौन हुए? भोटिया, ठीक है। ऑप्शन ए आपने देखा होगा, भोटिया जनजाति किससे हुआ है? खस से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बोक्सा पूछता है, बोक्सा किससे हुआ है? पंवार राजपूत, ठीक है, पंवार राजपूत, ठीक है। बोक्सा होता है पंवार राजपूत से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, रतन सिंह चौहान का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो रतन सिंह चौहान का संबंध आपको बताना है किस क्षेत्र से हो जाएगा। तो रतन सिंह चौहान क्या है? पर्वतारोही है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है, पर्वतारोही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बछेंद्री पाल, बताने की जरूरत तो नहीं है, बछेंद्री पाल कौन है? पर्वतारोही है। इनके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, अर्जुन पुरस्कार हो, बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रप्रभा एतवाल, वो कौन है? पर्वतारोही है, ठीक है। रिवीजन करके चलेंगे, लिखना हो लिख लीजिएगा। चंद्रप्रभा एतवाल, बछेंद्री पाल, इसके अलावा सुमन कुटियाल, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? हर्षमणि नौटियाल, ठीक है, ये सब पर्वतारोही हैं। क्रिकेटर कौन है? एकता बिष्ट, ठीक है, एकता बिष्ट अल्मोड़ा की, ठीक है। इसके अलावा स्नेहा राणा देहरादून की क्रिकेटर है। ऋषभ पंत, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। उन्मुख चंद, एथलीट कौन है? रेणु कोहली, ठीक है, रेणु कोहली, ठीक है, रेणु कोहली, ठीक है। रेणु कोहली क्या है? एथलीट है। ये चीज आपको नोट करनी है, रेणु कोहली क्या है? एथलीट है, ठीक है। और यहां पर मुक्केबाज हरि सिंह थापा, ठीक है, मुक्केबाज कौन हो जाएंगे? हरि सिंह थापा हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ना है, सुमेलित है, सुमेलित है तो अंडरलाइन सीधा डब्बा बना देना है। अब सुमेलित है आपको बताना था, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। सुमेलित है कुर्मांचल केसरी अनूप मिश्रा, ठीक है, तो कुर्मांचल केसरी अनूप मिश्रा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला ही ऑप्शन गलत है। वैसे अगर यहां पर ना आप लोग क्या ढूंढ रहे होंगे? कुर्मांचल केसरी, कुमाऊं केसरी की उपाधि किसे दी गई है? आपको पता है, कुमाऊं केसरी बोला जाता है बद्रीदत्त पांडे को। लेकिन यहां पर कुर्मांचल केसरी आपको बता रहा था रचना किसकी है, तो ये रचना कुर्मांचल केसरी होगी सुधा जोशी जी की, ठीक है, सुधा जोशी जी, ये रचना हो जाएगी सुधा जोशी जी की कुर्मांचल केसरी। ऑप्शन बी आपके पास था टिंचरी माई, ठीक है, दीपा देवी, अठगुली देवी इनको कहा जाता था। ये धर्मपाल मंडराल की नहीं होगी। ये रचना किसकी हो जाएगी? ये रचना कुलदीप रावत जी की है, ठीक है। किसकी है? कुलदीप रावत, कुलदीप रावत की रचना हो जाएगी भाई, ठीक है, कुलदीप रावत की रचना। ऑप्शन सी कत्यूरी का इतिहास, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। ये किसकी है? रामदत्त तिवारी की है। ऑप्शन सी आपका सही है, सुमेलित है पूछा गया था ना। और ऑप्शन डी नेपाल का इतिहास, नेपाल का इतिहास किसकी है? हैमिल्टन की नहीं है भाई। नेपाल का इतिहास किसकी हो जाएगी? नेपाल का इतिहास हो जाएगी आपकी दौर बहादुर बिष्ट की, ठीक है, दौरा बहादुर बिष्ट की, दौर बहादुर बिष्ट, ठीक है, दौर बहादुर बिष्टा, ठीक है, दौर बहादुर बिष्टा। ये किसकी हो जाएगी? नेपाल का इतिहास। हैमिल्टन की आती है ना, हैमिल्टन की एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट आती है थोरचंद के टाइम पर, मैं बताया ना, किंगडम ऑफ नेपाल, ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल, ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल किसकी रचना है? ये हैमिल्टन की हो जाएगी। किसके समय? थॉरचंद के समय, ठीक है, जिसको बद्रीदत्त थॉरचंद को कहते नहीं है कि हर्षदेव जोशी जी वास्तविक संस्थापक कहते हैं कुमाऊं वंश का, ठीक है, मतलब जो चंद वंश का, ठीक है। तो उसी के समय किंगडम ऑफ नेपाल की रचना कौन करता है? हैमिल्टन करता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास है, प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन जयदत्त वेला कहां से किया गया? ठीक है, प्रजाबंधु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है 2-3 बार। प्रजाबंधु का जो संपादन करते हैं कौन करते हैं? जयदत्त वेला के द्वारा ये किया जाता है। ये किया जाता है रानीखेत से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रजाबंधु कहां से शुरू होता है? 1947 में नैनीताल से ये शुरू होता है। क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है, ठीक है, तो इस चीज को नोट करना है। पत्रिकाएं आपको बहुत पढ़ा दी हैं, आगे आएगा फिर पढ़ा देंगे, ठीक है, रिवीजन करते हुए चलेंगे। योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां कहां से मिली है? योग तथा नृत्य वाली मानव मुद्रा, ठीक है, सीधा सीधा कुछ नहीं था, योग और मानव मुद्रा हमें फलसीमा से मिली है। फलसीमा कहां पर है? तो अल्मोड़ा के अंतर्गत स्थित हो जाएगा, ठीक है। फलसीमा कहां पर है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फलसीमा अल्मोड़ा में है। और यहां से क्या मिली है? योग तथा मानव मुद्रा में आकृतियां। बनकोट दिख रहा होगा, बनकोट कहां पर है? पिथौरागढ़। 8 मानव ताम्राकृतियां, ठीक है, 8 मानव ताम्राकृतियां कहां से मिलती हैं? बनकोट पिथौरागढ़ से, मानव ताम्राकृतियां, ठीक है, मानव ताम्राकृतियां। हुडली, नीले रंग के शैल चित्र, ठीक है, नीले रंग के शैल चित्र कहां से मिले? हुडली। कहां पर? उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा पेटशाल, ठीक है, पेटशाल की खोज कौन करता है? पेटशाल की खोज अभी बताया था यशोधर मटपाल करते हैं, लेकिन पेटशाल से नृत्य रथ की मूर्तियां, ठीक है, नृत्य रथ की मूर्तियां, नित्य रथ, ठीक है, नित्य रथ की मूर्तियां, ठीक है, नित्य रथ की मूर्तियां, ठीक है, नित्य रथ की मूर्तियां मिलती है। कैसे कलर की? कत्थाई कलर की, ठीक है, कत्थाई
कलर भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा रहा हूं, कत्थई, ठीक है, कत्थई होता खई के पान बनारस वाला, तो कत्था जो लगता है ना पान में, कत्थई रंग की ये मूर्ति, यहाँ से नृत्य रथ की मूर्तियां मिली है, कत्थई रंग की मूर्तियां, ठीक है, ये चीज नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है, पालों के साथ संधि किसके द्वारा की गई? आपको पता होगा पालों के साथ संधि आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो पालों के साथ जो संधि करते हैं पाल, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाल शासक कहां रहते थे, ठीक है, पाल शासक जो रहते थे ना आपके, ये बंगाल में रहते थे, ठीक है, ये यहां पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो इसके साथ जो संधि करता है वो कौन करता है? इसके साथ संधि करता है निम्बरदेव। ऑप्शन डी बिल्कुल पहले तो सही करिएगा। पालों के साथ संधि कौन करते हैं? निम्बरदेव करते हैं, क्योंकि नालंदा अभी ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, पालों के साथ निम्बरदेव ने संधि करी तो नालंदा अभिलेख, ठीक है, नालंदा, ठीक है, नालंदा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पालों के साथ संधि कौन करते हैं, निम्बरदेव करते हैं। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो नालंदा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि पाल ने गढ़वाल पर आक्रमण तो किया, ठीक है, पाल ने गढ़वालों पर आक्रमण किया और यहां पर क्या था, त्रिभुवन राज को पराजित करा, ठीक है, त्रिभुवन राज को पराजित किया। किसको पराजित करा? तो त्रिभुवन राज को, त्रिभुवन राज को पराजित करा। पालों ने जब आक्रमण करा ना तो त्रिभुवन राज को ये पराजित कर देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, निम्बर वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है, निम्बर से संधि करेंगे तो निम्बर वंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक है, निम्बर वंश की स्थापना, ठीक है, निम्बर वंश की स्थापना कर देते हैं और हराते किसको है? त्रिभुवन राज को। और पालों ने संधि किसके साथ करी थी? निम्बरदेव के साथ करी थी। यह जानकारी कहां से मिलती है? नालंदा अभिलेख से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो क्वेश्चनों को समझना है ध्यान से और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके समय हुई थी? देखिए यूकेपीएससी पेपर बनाएगा, ऐसी टाइप का क्वेश्चन पेपर बनाएगा जहां पर आपको ऐसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गढ़वाल में पहली बार जो सती प्रथा हुई थी किसके समय प्राप्त हुई थी? तो श्याम शाह, ठीक है, आपने सुना होगा श्याम शाह के समय 60 रानियां सती हुई थी, ठीक है, श्याम शाह के समय आपने सुना था ना, श्याम शाह के समय 60 रानियां इनकी सती हो जाती है, ऐसा कहावत है। कुछ रानियां में जयकृत शाह के समय मिलती है, जयकृत शाह में भी आपने देखा होगा कि जयकृत शाह के समय भी रानियों के सती होने की घटना में प्राप्त होती है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको नोट करना है कि भारत में जो सती प्रथा का उल्लेख है, भारत में कहां पर मिलता है? भारत में एरण अभिलेख, आपने सुना होगा ना, एरण अभिलेख, भारत में जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है हमें एरण अभिलेख से मिलता है भारत के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड की यहां पर बात हो रही है तो श्याम शाह के समय क्या हुआ? 60 रानियां सती हो गई थी और जयकृत शाह के समय भी रानियां सती हो गई थी, हमें पता लगता है। गढ़वाल का तुगलक और घमंडी राजा किसको कहा जाता है? श्याम शाह को। बताया ना श्याम शाह के बारे में, गढ़वाल का तुगलक था, घमंडी राजा था। इसी के समय क्या हुआ? श्रीनगर में श्यामशाही बागान की स्थापना हुई। ये इसके बारे में क्वेश्चन आया था इस बार आपके कि मुगल सम्राट से भेंट करने वाला पहला गढ़वाल शासक, ठीक है, जहांगीर से भेंट करता है, हाथी घोड़े जिसको तोहफे में देता है, कौन? श्याम शाह देता है। इसी के समय क्या होता है? श्रीनगर में श्यामशाही बागान की स्थापना होती है, ठीक है, ये चीजें आपको नोट करनी है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। टिहरी रियासत ने अपना वन विभाग कब स्थापित किया? ठीक है, तो टिहरी रियासत ने वन विभाग कब स्थापित किया था? 1885 में ये किया था। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है समझने वाला। 1885 में क्या होता है? टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है। इसके अलावा 2-4 फैक्ट अगर आपको लिखने हैं तो 1 मई, ठीक है, तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, लेकिन लिख सकते हैं 1 मई 1885 को टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है। इसके अलावा 1968 में वन विभाग को जो वन होता है, वनों को वन विभाग के अधीन लाया जाता है, ठीक है, वनों को वन विभाग के अधीन कब लाया जाता है? वनों को वन विभाग के अधीन लाया जाता है, ठीक है, वनों को वन विभाग के अधीन लाया जाता है, ठीक है, वनों को वन विभाग के अधीन लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1868 में लाया जाता है। फैक्ट नोट करना है, नोट कर सकते हैं। और सिविल व रिजर्व वनों को अलग कब किया गया था? 1878 में, ठीक है, 1878 में क्या किया गया था? सिविल और रिजर्व वनों को अलग किया गया था, सिविल व रिजर्व वनों को ठीक है, रिजर्व वनों को अलग किया गया था, ठीक है, ये चीज भी नोट करनी है। 1878 में क्या हुआ? जो सिविल वन होते हैं ना उनको रिजर्व वनों को अलग अलग कर दिया था और 1868 में क्या किया? वनों को वन विभाग के अंतर्गत लाया गया, ठीक है, और 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई। ये फैक्ट है अजय रावत के, ठीक है, आपको बोला गया है कि एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन लगेगा वो क्वेश्चन यहां डाल दिया जाएगा। आप खामखा दिन रात अजय रावत पढ़ते रहिए, वहां से 2 क्वेश्चन आने, 3 क्वेश्चन आने, खामखा टाइम अफजा होगा। बेसिक क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, अशोक चल्ल के गोपेश्वर त्रिशूल लेक कब का है? अशोक चल्ल, ठीक है, अशोक चल्ल ने क्या करा था? गोपेश्वर त्रिशूल लेक, हमें पता लगता है ना, उससे आक्रमण किया, अशोक चल्ल ने यहां पर आक्रमण किया था। आपको यही बताना है, ये सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, 1191 में अशोक चल्ल ने क्या करा था? गोपेश्वर त्रिशूल लेक का वो करा था, ठीक है, यहां पर आपको नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। राज्य में पहला डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसके द्वारा शुरू कराई गई? वीडियो 2018 ना, सॉरी, वीडियो 2018
21 का ये प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फॉर्म में बना था कि सर्वप्रथम यहाँ पर ये शुरू किसने करवाई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर अल्मोड़ा से श्रीनगर जो डाक सेवा सर्वप्रथम शुरू की गई थी, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच की गई थी, ठीक है। और ये की गई थी ट्रेल के द्वारा भाई, 1816 में ये शुरू होती है, ठीक है। 1815 करिएगा, ठीक है। 1815 में मेरे ख्याल से शुरू होती है ट्रेल के द्वारा, ठीक है। 1815, ठीक है, 1815। इस चीज को नोट करिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि सर्वप्रथम राज्य में डाक सेवा कहां मध्य हुई थी, तो अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य हुई थी। कौन शुरू करते हैं? विलियम ट्रेल। सेकंड कुमाऊं क्वेश्चन होता है ना, फर्स्ट गार्डनर होते हैं, विलियम ट्रेल शुरू करते हैं 1815 में श्रीनगर से। संपूर्ण उत्तराखंड में भी क्वेश्चन आता है, तो 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में क्या होता है? डाक सेवा शुरू हो जाती है। हेनरी रैमजे, कुमाऊं का तराई का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है। इन्हीं के समय क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। हेनरी रैमजे तब कुमाऊं कमिश्नर थे। इन्हीं के समय तराई इंप्रूवमेंट फंड, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन। ऑप्शन सी दिख रहा होगा बैटन, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी का, इस चीज को कमिश्नरी का स्वर्णकाल, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसके काल को, कार्यकाल को कहा गया है? तो कुमाऊं कमिश्नरी का। ये चीज ना अंडरलाइन करके चलना, कमिश्नरी, कुमाऊं कमिश्नर नहीं कह रहे, कमिश्नरी का स्वर्णकाल बैटन के कार्यकाल को कहा गया है। तो इनका क्रम भी याद करके चलना है, क्योंकि इनका क्रम जो है पिछली बार पूछा गया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। लूसिंगटन दिख रहा होगा, इसने क्या करा था? डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया था, ठीक है। डिस्पेंसरी कमेटी का गठन, ठीक है। डिस्पेंसरी कमेटी का गठन, और कब किया था डिस्पेंसरी कमेटी का गठन? 1848 में। ये फैक्ट पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह रुड़की में कुंजा तालुका से कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में जो क्रांति का विद्रोह है रुड़की के कुंजा तालुका से कब प्रारंभ हुआ? बहुत अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन का आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ पर देखिए। अब ऐसे क्वेश्चनों में ना कोई लॉजिक नहीं होता है। आपको पता है ये 1857 की क्रांति कब हुई, तो कब हुई? 1857 में हुई। तो क्या यहाँ पर लॉजिक है समझने के लिए कोई? हाँ, उसके पीछे स्टोरी है समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड क्रांति का विद्रोह रुड़की के कुंजा तालुका से कब प्रारंभ हुआ आपको बताना था। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन क्या हो जाना था? 1824, ऑप्शन बी हो जाना था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर एक राजा थे, राजा विजय सिंह, ठीक है। अंग्रेजों के विरोध करते हैं। राजा कौन होते हैं? राजा विजय सिंह, ठीक है। ये अंग्रेजों का विरोध करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं? विद्रोह शुरू करते हैं। बाद में क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, इनको यहीं पर एक रुड़की के पास एक पीपल का पेड़ होता है, ठीक है। पीपल के पेड़ में इनको फांसी के फंदे से लटका देते हैं, ठीक है। पीपल के पेड़ में इनको फांसी के फंदे से लटका देते हैं और इनको मार देते हैं, उनकी आवाज को दबा देते हैं। राजा कौन होते हैं? राजा विजय सिंह होते हैं। और ये क्या करते हैं? क्रांति का विद्रोह रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ करते हैं 1824 में। इसके बारे में आपको नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहां पर हुई, ठीक है। तो उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ठीक है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में सुना होगा तो आपने, भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। ये कब होता है? सबसे पहले तो ये कब होता है वो आपको पता होना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में होता है 17 अक्टूबर 1940, ठीक है। भारत में कब शुरू होता है? 17 अक्टूबर 1940 में क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है। क्वेश्चन आता है कहां से शुरू होता है? पवनार, महाराष्ट्र से। पवनार, ठीक है, पवनार महाराष्ट्र से। कहां से शुरू होता है? पवनार महाराष्ट्र से शुरू होता है 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही क्वेश्चन बन चुका है विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे, ठीक है। पहले सत्याग्रही कौन होते हैं? विनोबा भावे होते हैं। दूसरे कौन होते हैं? जेएल नेहरू, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे जेएल नेहरू, पूछा गया प्रश्न है। और तीसरे कौन होते हैं? ब्रह्मदत्त, ठीक है। तीसरे कौन होते हैं? ब्रह्मदत्त, ठीक है। तीसरे पूछेगा ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त होते हैं तीसरे सत्याग्रही, ठीक है। और यहां पर भारत में शुरुआत कब होती है सत्याग्रह की? 17 अक्टूबर 1940 को। और उत्तराखंड में कहां से शुरू होती है? डाडा मंडी, ठीक है। डाडा मंडी कहां पर है आपका? पौड़ी में स्थित हो जाएगा, पौड़ी, ठीक है। डाडा मंडी पौड़ी से 1940 में प्रथम सत्याग्रही, ठीक है। ये चीज भी नोट करनी है। डाडा मंडी कहां पर है? पौड़ी में। पूछा गया प्रश्न है उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहां पर हुई? तो डाडा मंडी पौड़ी में हुई थी, 1940 में हुई थी। और भारत में कब हुई थी? ठीक है, भारत में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र से विनोबा भावे, जो कि प्रथम भारतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही होती है। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे होते हैं ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यहां पर आपको नोट करके चलना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। सुदर्शन शाह द्वारा लिखित सभासार ग्रंथ किस भाषा में थी? तो सुदर्शन द्वारा सभासार ग्रंथ बार बार बताया कितने खंडों में लिखी है? 7 खंडों में। क्वेश्चन बनता है कितने खंडों में लिखी है? 7 खंडों में लिखी है। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी में इन्होंने अपने आपको क्या कहा? सूरत कवि,
ठीक है। सुदर्शन साहब को पता है ना कि अपने आप को कवि, ठीक है, कवि मानते थे, बहुत बड़े इन्होंने कवियों को संरक्षण दिया था। आपने देखा है ना उत्तराखंड के जो गुमानी पंत जी हैं उनको भी संरक्षण इन्होंने दिया था। किसको? सुदर्शन साह ने गुमानी पंत जी को संरक्षण दिया था। तो कवि में काफी रचनाएं रखते थे। जो सभासार ग्रंथ है इनका 7 खंडों में लिखा गया काव्य है और इसी को इन्होंने लिखा था ब्रज भाषा में, ठीक है। ये चीजें आपको नोट करनी है। और अपने को इसने क्या लिखा था? इसमें सूरत कवि। और ये पूछा जाता है सभासार ग्रंथ कब लिखा था? तो 1828 में, ठीक है। 1828 में सभासार ग्रंथ की इन्होंने रचना करी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। राज्य में प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां बनाया जा रहा है? तो आप अब तो ये शायद बन चुका होगा या पता नहीं, इसका फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जो इसकी घोषणा की गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा की गई थी 1920 में उधम सिंह नगर में, ठीक है। 2019-20 करेगा, ठीक है। 2019-20 में इसकी घोषणा करी गई थी उत्तराखंड के रोजगार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा उधम सिंह नगर में। आपने सुना होगा उधम सिंह नगर में हरिपुरा बौर जलाशय है, ठीक है। हरिपुरा बौर जलाशय, हरिपुरा बौर जलाशय, ठीक है। हरिपुरा बौर जलाशय या तुमड़िया डाम, ठीक है, तुमड़िया डाम। तो वहीं पर इन्होंने बनाने के लिए बोला था कि यहां पर क्या है, राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। कुछ ज्यादा नहीं था जानने के बारे में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61। गोम्पा मठ कहां स्थित है? तो गोम्पा मठ आपको देखना है सीधा सीधा ये स्थित कहां पर है, इसका कोई यहां पर कोई वो नहीं है ज्यादा, देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट में भी आपने पढ़ा होगा जो गोम्पा मठ है ये कहां पर स्थित हो जाएगा? देहरादून के अंदर स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर से नहीं हुई है। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, नहीं हुई है। अब आप यहां पर देखेंगे हड़प्पा में क्या हुई है, तांबा मार दिया सीधा सीधा, आपने पता है तांबा की हुई थी, ठीक है, स्वर्ण की भी हुई थी, चांदी की हुई थी। ऑप्शन डी लोहा, ठीक है, लोहे की खोज नहीं हुई थी। यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे की खोज हमें पता है ना उत्तर वैदिक काल में होती है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? लोहे की खोज होती है। उत्तर वैदिक काल में तभी हम देखते हैं ना कृषि में क्रांति आती है, लोहे की खोज होती है। वहां पर हमने देखा कृषि में क्रांति कब आती है? उत्तर वैदिक काल में आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां पर लोहे की खोज हो जाती है। लेकिन हड़प्पा कालीन स्थलों में तांबा चांदी स्वर्ण सब होता है, लोहे को छोड़कर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा, अभी आपको बताया था संविधान सभा किसके अनुसार गठन होगी, ठीक है। यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे आप तो थोड़ा सा ना ऑप्शन के हिसाब से भी रिलेट कर जाता है बंदा, ठीक है। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन अगर हिसाब से चलेंगे तो भारत की संविधान सभा जो हो जाएगी कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, कैबिनेट मिशन पूछा जाता है कब का है? तो कैबिनेट मिशन आपका हो जाएगा 19 फरवरी 1946 का, ठीक है। 19 फरवरी 1946 का, ठीक है। इसकी घोषणा होती है। घोषणा कौन करेगा, ठीक है। घोषणा क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या होता है, संसद होता है या पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी तरीके से ये पैथिक लॉरेंस होते हैं लॉर्ड्स ऑफ कॉमन में, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ कॉमन में भाषण दे रहे होते हैं। जैसे ना सेनेट अमेरिका में जो संसद होती है, आपने पढ़ा होगा ना, नेसेट इजराइल की, खुरल मंगोलिया, इस टाइप से जो संसद वगैरह होती है उनको ये बोला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हाउस ऑफ कॉमन में पैथिक लॉरेंस होते हैं, ठीक है। पैथिक लॉरेंस क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे होते हैं और वहां पर ये घोषणा कर देते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाएगी। अब ये कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, ठीक है। ये भारत आता है 24 मार्च 1946 को, ठीक है। 24 मार्च 1946 को ये भारत आता है, या फिर हम कहें तो दिल्ली पहुंचता है, ठीक है। दिल्ली पहुंचता है या फिर भारत आता है, ठीक है। भारत आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन। और फिर क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत आने के बाद 3 सदस्य ये होता है। कितने सदस्यों पूछेगा? तो 3 सदस्य होता है, ठीक है। एक तो इसके पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, दूसरा इसमें स्टीफर्ड क्रिप्स हो जाएंगे, ठीक है। स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है। और पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर इसके 3 सदस्य होता है, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके 3 सदस्य ये होता है। इसके बारे में फैक्ट है, नोट करके चल सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। बुद्ध के ग्रह त्याग क्या प्रतीक है? तो बुद्ध, गौतम बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो बुद्ध के जो ग्रह त्याग का प्रतीक है ये आपको पता होना चाहिए। बुद्ध के जो ग्रह त्याग का प्रतीक होगा ये क्या होगा? यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, घोड़ा, ठीक है। घोड़ा क्या था? बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक था। इनके जन्म का प्रतीक पूछा जाता है, जन्म के प्रतीक, 2-4 इनके प्रतीक लिखेगा फटाफट। तो जन्म का प्रतीक अगर मैं बात करूं यहाँ पर कमल या सांड, ठीक है। वैसे तो कमल देखने को मिलता है लेकिन कई कई किताबों में आपको सांड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जन्म का प्रतीक क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा, ठीक है। और ज्ञान का प्रतीक क्या हो जाएगा? बौद्ध वृक्ष, ठीक है। ज्ञान का प्रतीक, ठीक है। तो ज्ञान का क्या हो जाएगा? बौद्ध वृक्ष,
बौद्ध वृक्ष, बौद्ध वृक्ष हमें पता है ना कहाँ पर है, बौद्ध वृक्ष हमारे बोध गया बिहार में हो जाएगा। पीपल का पेड़ भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो पीपल का पेड़ भी बोलते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर हमें देखने को मिलता है बौद्ध वृक्ष। वो बुद्ध के जो निर्वाण है, पद चिन्ह, ठीक है, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण क्या मिलता है हमें, बौद्ध का जो निर्वाण होता है तो पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह क्या मिलता है, निर्वाण, पद चिन्ह, ठीक है, इनका ये मिलता है। और एक अंत में लिखेगा बुद्ध का मृत्यु क्या होता है, स्तूप, ठीक है, मृत्यु, मृत्यु क्या होता है, मृत्यु होता है स्तूप, ठीक है, मृत्यु होता है स्तूप। गौतम बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, कालिदास द्वारा रचित मालिक विका निगम मित्रम, ठीक है, नाटक का नायक था, ठीक है, तो कालिदास द्वारा ये नाटक लिखा गया, इसका जो नायक था, ठीक है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहां पर भी कोई समझने के ज्यादा लॉजिक तो है नहीं, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे सी, अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र क्या था, मालिक विका निगम मित्रम का नाटक का नायक था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का और किस और, यार थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो रहा है, ठीक है, बता दिया जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी और किस नाम से जाना जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब आपने सुना होगा ना प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी हम सीधा सीधा बात करें अल्प बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी थोड़ा सा टर्म्स में समझेंगे तो मान लीजिए आपका एक खेत है, ठीक है, आपके घर के बाहर एक खेत है या आपके गांव में एक खेत है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे हो जाएगी, अब आपके क्या हुआ, यहाँ पर बहुत से छात्र हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट कि भाई 4 साल हो गए, धांधली हो रही है, पेपर नहीं निकल रहा, उन्होंने फैसला करा सीधा सीधा गांव भाग जाएंगे, ठीक है, सीधा सीधा गांव भागेंगे। उन्होंने कहा यहाँ तो धांधली हो रही है, पेपर तो निकल नहीं रहा है, और गांव चले जाते हैं। अब उनके माँ बाप गांव में ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। उन्होंने माँ बाप ने क्या करा, खेतों में धान लगा रखे हैं, मडुआ लगा रखा है, झंगोर लगा रखा है, तो ये सब चीज उन्होंने लगा रखी है। अब आपने क्या करा, आपने भी अपने माँ बाप को ज्वाइन कर लिया कि चलो पापा मैं भी आपके साथ खेती करता हूं। तो आपके माँ बाप और बहन यहाँ पहले से खेती कर रहे थे, चौथे आप भी जुड़ गए और आपने भी क्या करा, खेती करी। लेकिन इन खेतों में अनाज तो उतना ही हुआ, तो अनाज उतना ही हुआ, मतलब आपके यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्य को करने के लिए 2 लोग लग रहे थे, लेकिन आप ऑलरेडी 4 लोग हैं। तो ये क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। अल्प बेरोजगारी जिसे कहा जाता है, यही क्या हो जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी जो दिखती नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा, और ज्यादातर ये देखी जाती है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। संघर्ष बेरोजगारी, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, संघर्ष बेरोजगारी। तो संघर्ष बेरोजगारी अगर हम देखा जाए तो सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं है। जब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसने क्या करा, अभी वो वर्तमान में कहीं पर एक अच्छी सी जॉब में है, ठीक है, अच्छी सी जॉब पर है, उसने क्या करा, उसको यहाँ पर 50,000 तनख्वाह मिल रही है। अब उसने क्या बोला, यार मजा नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूँ, ठीक है, मजा नहीं आ रहा, छोड़ देता हूँ। उसने ये जॉब छोड़ दी। इस जॉब को छोड़ने के बाद क्या करा, उसने 1.5 महीना घर बैठ गया। घर बैठ के उसने क्या करा, अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करा। उसकी जॉब लगी 3 महीने के बाद, ठीक है, तो 3 महीने तक वो बेरोजगार ही रहा। 3 महीने का जो गैप रहा ना, यहाँ पर वो बेरोजगार रहा। तो ये जो महीने का गैप का अंतर है, इसी को कहा जाता है संघर्ष बेरोजगारी, ठीक है, क्योंकि उसने संघर्ष करा, है ना। अब भाई आप लोग भी संघर्ष करेंगे तभी आपका पेपर निकलेगा। और मौसमी बेरोजगारी, अब मौसमी बेरोजगारी का बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा, मान लीजिए कि हम लोग हैं, ठीक है, आप लोग हैं कि बरसात जब सीजन टाइम आता है, ठीक है, सीजन टाइम आता है, पहाड़ों के अंदर बुग्याल हैं, या फिर यहाँ पर बहुत से लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, या केदारनाथ देख लीजिए, ठीक है। केदारनाथ में आपको पता है कि अभी यात्रा का सीजन प्रारंभ हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे दुकान वाले होंगे, होटल वाले होंगे, ठीक है, जिनकी दुकानें चल रही होंगी आजकल रोड के किनारे ना। आप केदारनाथ जा रहे हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, चिप्स खाया, पानी लिया, कुछ भी करा, तो यहां पर क्या है, जब तक यात्रा चलेगी, आपको पता ना दीपावली के बाद यहां के कपाट बंद हो जाएंगे। अगर यहां पर दीपावली से लेकर अभी खुलने तक सिर्फ 4-5 महीने ये 4 धाम खुलते हैं, ठीक है। इन्हीं चारों में आप क्या है, इन 5 महीनों में जितना कमाया, इसके अलावा क्या है, आप बेरोजगार रह गए, या फिर आपने कोई व्यवसाय देखा, इसी को बोला जाता है मौसमी बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, अब चक्रीय बेरोजगारी क्या है, चक्रीय मतलब सीधा सीधा आपको समझना है, कुछ ज्यादा ऐसा इसमें खास है नहीं। चक्रीय बेरोजगारी का है, मांग चक्र के कारण उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है, इसी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है, मांग चक्र के कारण। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। राजवकक्ति परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है, राजवकक्ति, ठीक है, राजवकक्ति परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। सीधा सीधा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी मंदाकिनी नदी के स्थित ये हो जाएगी, ठीक है। इसी के अलावा 2-4 परियोजनाएं मैंने आपको भी बताई थी, व्यासी परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यमुना नदी पर हो जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है मनेरी भाली, ठीक है, मनेरी भाली फेज 1 फेज 2 दोनों ही किस पर है, भागीरथी नदी पर है, जिसको तिलोत और धरासू परियोजनाएं नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ढकरानी परियोजना कौन सी नदी पर है, ढकरानी, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, ढकरानी, ढालीपुर, ठीक है,
ढालीपुर और ढगरानी परियोजनाएं कौन सी नदी पर है? तो यमुना नदी पर, ये दोनों स्थित हो जाएंगी देहरादून के अंतर्गत। ठीक है, यमुना नदी पर स्थित है देहरादून के अंतर्गत ढालीपुर, ढगरानी और कुल्हाल परियोजनाएं। ठीक है, छिब्रो भी नोट करनी है। ठीक है, ये सब देखनी है आपको परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा वाणी का है, कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, कुछ टफ क्वेश्चन होंगे। तो उत्तराखंड वन विकास निगम की आपको स्थापना बतानी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दे रखा है आपको, 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, सीधा सीधा बेसिक सा प्रश्न है। इसी के साथ साथ इस दिन क्या होता है? उत्तराखंड जल विकास निगम। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, याद रखना, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत, इसी दिन क्या होता है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना भी होती है 1 अप्रैल 2001 को। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखिएगा इस क्वेश्चन को, 6 अगस्त 2002। ठीक है, 6 अगस्त 2002, 6 अगस्त। पिछली बार कनिष्ठ में पूछा था भाई, इस वाले कनिष्ठ में नहीं, हाँ पिछली बार के कनिष्ठ में पूछा गया था। 6 अगस्त 2002 को क्या हुआ था? उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना, उत्तराखंड जल संस्थान। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो कृत्रिम मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। तो देखिए, कृत्रिम मुद्राएं आपको पता है आजकल बिटकॉइंस वगैरह या फिर एक टाइप की मुद्राएं होती है ना, डिजिटल मुद्रा जिसको बोलते हैं। इसी टाइप से यूएनए के द्वारा जो कृत्रिम मुद्राएं समझी जाती हैं, एडीआर और एसडीआर, ठीक है, नासुका, एडीआर और एसडीआर नासुका, ये क्या होती हैं? आपकी कृत्रिम मुद्राएं समझी जाती हैं। अगर इन शॉर्ट आपको सीधा सीधा बताऊं तो एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये क्या होंगी आपकी? ये होंगी आपकी स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कृत्रिम मुद्राएं होंगी। यहां पर आपको समझना है इनका सृजन कब होता है? 1967 में इनका सृजन होता है। ठीक है, सृजन 1967 में इनका सृजन होता है। इसी के साथ साथ इनको वैधानिक दर्जा 1969 में मिल जाता है। ठीक है, 1969 में इनका वैधानिक दर्जा, ठीक है, वैधानिक दर्जा कब मिलता है? 1969 में इनको वैधानिक दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा इन मुद्राओं को कृत्रिम मुद्रा किसने माना? यूएनओ ने। ठीक है, यूएनओ ने इनको कृत्रिम मुद्राएं माना है, ये चीज आपको नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय यूनियन ट्रस्ट, भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना किसने करी और कब करी। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा 1964, इसकी स्थापना होती है 1964 में भारतीय यूनियन ट्रस्ट। 1956 LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1956 में होती है LIC की स्थापना। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 1965, ठीक है, सॉरी 1960, यहां पर हम बात करें 1960, 17 नवंबर 1960 इसकी किसकी स्थापना होती है? 17 नवंबर 1960 को जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये आपका पंतनगर में स्थित है ना, जो पंतनगर वाला है। तो ये स्थापना कब होती है? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड में पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आज ना थोड़ा सा आपको ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल इसलिए डाले गए हैं क्योंकि थोड़ा डेट ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि पहले ही आपके क्लियर हो जाए। अब आपके पास नोट्स हो जाएंगे ना, तो इनको रिवीजन करते रहिएगा, बाद में इनको देंगे ना तो आप इन्हीं को रखते रहेंगे। आज आपको मिल गए, आइंदा से थोड़ा सा इन क्वेश्चनों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पहले प्रैक्टिस सेट में डाले गए, इनको आप नोट्स बनाकर रख लीजिएगा क्योंकि ये डेटा ना आप परीक्षा वाणी में देखेंगे तो ऑथेंटिक नहीं है। तो ऑथेंटिक डाटा आपको बताया जा रहा है, इस चीज को नोट करके लिख लीजिए ना। तो यहाँ पर उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी भाई। ठीक है, ऑप्शन सी सीधा सीधा सही हो जाएगा। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हीरा, ठीक है, हीरा, अब ये सूर्यवंशम वाला हीरा नहीं है, हीरा बेटा, तो ये हीरा संस्थान कहां पर है? सूरत में स्थित है। ठीक है, हीरा व्यापारी ज्यादातर आपने देखा होगा ना, सूरत में स्थित होते हैं। तो हीरा कहां पर हो जाएगा? हीरा हो जाएगा आपका सूरत में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। बार्क, मुंबई दिख रहा होगा। ठीक है, बार्क, BARC, बार्क का मतलब क्या होता है? बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, होमी बाबा, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री बताई थी इससे पहले, रॉकेट बॉयज करके सोनी पर एक डॉक्यूमेंट्री है, वहां पर बताया गया किस तरीके से भारत एक परमाणु संपन्न देश बना। ठीक है, जो अपना खुद का स्पेस मिशन भारत ने लिया। ठीक है, कैसे उसकी स्थापना हुई, तो रॉकेट बॉयज करके डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। वहीं पर होमी बाबा का कैसा योगदान था, उन्हीं के नाम पर भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका नाम रखा गया और ये स्थित हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। ट्राई निम्न में से किस क्षेत्र का नियामक संस्था है? ट्राई, अगर मैं बात करूं ट्राई, TRAI, इसका फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TELE। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी
ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये क्या है, ट्राई, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई इसको कहा जाता है, और ये सीधा सीधा आपके दूरसंचार से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई एक्ट पूछा जाता है, ठीक है, 1999 का ये एक्ट हो जाएगा। ट्राई एक्ट कब का है आपका, 1999 का ट्राई एक्ट है, जो कि लागू होता है। लागू कब से हो जाएगा, 1 साल बाद 2000 में लागू हो जाता है, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है, 2000 में ये लागू हो जाता है, ठीक है। ये चीज को नोट करके चलना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, ठीक है। उत्तराखंड तागा बैंक कहां स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड तागा बैंक, ठीक है। तो तागा बैंक, देखिए भाई ऐसे ऐसे बैंक भी होते हैं, ये चीज नोट करनी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो हिल जाएंगे थोड़ा सा। तो तागा बैंक जो है आपके अल्मोड़ा में स्थित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी डायरेक्ट इसका, सिंपल, कोई इसमें दुराया नहीं है। हल्द्वानी आपको बताया था कत्था उद्योग, ठीक है, कत्था, ठीक है, कत्था उद्योग, कत्था उद्योग कहां पर है आपका, हल्द्वानी में स्थित हो जाएगा, ठीक है। देहरादून में आपको पता है बहुत सारी चीजें, आपके निर्वाचन आयोग का मुख्यालय देहरादून में है, आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है वो देहरादून में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का ऑफिस देहरादून में है, ठीक है, एफआरआई आपका देहरादून में है। ये चीजें नोट कर चलेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके एक ट्रिक लिखिएगा, के पॉल, ठीक है, के पॉल, ठीक है, के पाल, ये ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे आप। के पॉल कौन है, उत्तराखंड के राज्यपाल है। अब के फॉर क्या है, यहां पर तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सा डीप पढ़ा होना चाहिए, तभी ऑप्शन के हिसाब से कर पाएंगे इसको। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियां, यानी ऑप्शन बी के हिसाब से देखेंगे हम, नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित हो जाएगा। लेकिन वास्तव में हमसे पूछा जाता है कहां पर है, तो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, ठीक है। कोयम्बटूर को कोचीन से, ठीक है, कोचीन, ठीक है, कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा, के पॉल, ठीक है, के पॉल, यानी के फॉर कोयम्बटूर, के फॉर कोचीन और पी से पालघाट। तो एक के पॉल, इसकी ट्रिक याद रखिएगा, आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी इजीली। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपने सुना होगा कि थालघाट, ठीक है, थालघाट, ठीक है, थालघाट नासिक को मुंबई, ठीक है, नासिक को मुंबई से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो थालघाट दर्रा जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। इसके अलावा आपसे पूछा था भोरघाट, ठीक है, भोरघाट मुंबई को पुणे से, ठीक है, भोरघाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मुंबई को पुणे से, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा इसलिए लिखा देता हूं, वरना देखिए इसके बाद थोड़ा सा कम लिखाना शुरू करें। सेनकोट आता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, ठीक है, शेनकोट लिखा जाता है, शेनकोट जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। ये चीज नोट करके चलना है, चारों पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की, और क्वेश्चन नंबर 76 है, नागार्जुन सागर किस राज्य में स्थित है। तो नागार्जुन सागर, देखिए पहले तो क्या थी, ये आंध्र प्रदेश में स्थित थी, लेकिन वर्तमान तेलंगाना आपका 2014 से बन गया है, तो 2014 से ये तेलंगाना में स्थित हो जाएगी। और नागार्जुन बाग पूछता है कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर, कौन सी नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है। ये बार बार पूछा जाता है, कितनी बार, ये हजारों बार रिपीटेड हो जाता है। आज भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और राज्य पूछेगा तो राज्य हो जाएगा तेलंगाना में स्थित। बच्चे कंफ्यूज आते हैं अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना में है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है, तो हिमालय का कुंभ, भाई हिमालय का कुंभ क्यों कहा जाएगा, क्योंकि कुंभ क्या आता है, 12 साल में आता है। हिमालय का कुंभ एक क्या होता है, नंदा राजा यात्रा बड़ी, यानी ऑप्शन सी सीधा सीधा है। क्यों होती है, क्योंकि 12 साल में होती है। कुंभ इसीलिए संज्ञा दी गई है, प्रत्येक 12 वर्ष में आती है। लास्ट बार कब हुई थी, लास्ट बार हुई थी आपकी 2014 में, ठीक है, 2014 में हुई थी, अब 12 वर्ष बाद होगी। इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि ये क्या होता है, आपने सुना होगा करुण गांव से कहां तक चलती है, होमकुंड तक, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखिएगा, कहां से कहां तक चलती है ये, कि नौटी से, सॉरी, ठीक है, नौटी से होमकुंड तक, नौटी से होमकुंड तक, ठीक है। दुनिया की अनोखी पैदल पद यात्रा, ठीक है, धार्मिक पद यात्रा, जिसकी लंबाई कितनी है, 280 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। कभी 19 चरणों में या कभी 20 पड़ाव में ये पूरी होती है, ठीक है, 19 या 20 पड़ाव में ये पूरी होती है। नौटी से होमकुंड तक, इसका होमकुंड में डोला रख दिया जाता है, जहां से 4 सिंगों वाला खाड़ू माता का जो अपना श्रृंगार वगैरह होता है सामान होकर लेकर चले जाता है। इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 280 किलोमीटर है। लास्ट टाइम 2014 में हुई थी, प्रत्येक 12 वर्ष में होती है। और कहां से कहां तक होती है, नौटी से होमकुंड तक होती है, ठीक है। इसके अलावा
खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी में होती है, ठीक है, टिहरी जनपद में होती है। इसके अलावा ठीक है, इसी को उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा भी बोला जाता है, आपको पता होगा। और नंदा रांची यात्रा छोटी प्रत्येक वर्ष होती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष होती है, ये चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। बार्क क्या है, अभी बताया था ना बार्क क्या है। बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन ए सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बार्क यह है यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहां पर स्थित है, इसका मुख्यालय मुंबई, ठीक है, मुंबई में स्थित हो जाएगा बार्क आपका। और बार्क की फुल फॉर्म पूछता है तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म पूछता है, सॉरी ये पूछता है स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में, ठीक है, होमी भाभा उनके नाम पर, ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, तो सूचना राजपथ भाई जहां से आप सारी सूचनाएं प्राप्त करते हो। आजकल बोलते हैं ना ओके गूगल ये क्या होगा, ओके गूगल बॉक्सर कैसे बने, ओके गूगल पटवारी कैसे बने, तो सूचना राजपथ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेट। और इंटरनेट की खोज कब हुई थी, 1969 में, ठीक है, विंटसर्फ ने, ठीक है, इंटरनेट की खोज आता है किसने करी थी, तो विंटसर्फ ने करी थी, ठीक है, विंटसर्फ ने, ठीक है। तो इंटरनेट पर आप सर्फिंग करते हैं ना, इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो सर्फ से सर्च याद रख सकते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विंटसर्फ को कहा जाता है, ठीक है। सर्फ यानी सर्च करते हैं ना इंटरनेट पर, सर्च सर्फ एक जैसा है, तो इससे याद रख सकते हैं इंटरनेट का जनक कौन है, विंटसर्फ है। 1969 में उन्होंने इंटरनेट की खोज करी थी, ठीक है। ईमेल की खोज आपको पता होना चाहिए, ईमेल की खोज किसने करी थी, ईमेल की खोज करी थी आर टॉमिल्सन ने। कब करी थी, 1960 के लगभग करी थी, ठीक है। आर टॉमिल्सन ने क्या करा था, ईमेल की खोज करी थी और 1960 के अंतर्गत करी थी, ठीक है। ईमेल का जनक इन्हें माना जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 780 की ओर। जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, ठीक है। जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने के में किया जाता है तो यह सुविधा, ठीक है, ठीक है। तो यह सुविधा क्या कहलाएगी, ईमेल कहलाएगी। आपको पता है ना, जब इंटरनेट की सुविधा संदेश प्रेषित, यानी आपने क्या करा, अब आजकल तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम 36 चीजें हैं, लेकिन जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने के लिए तो सबसे पहले क्या था, ईमेल था, ठीक है। 1960 अभी बताया ना 1960 में आर टॉमिल्सन, ठीक है, आर टॉमिल्सन, ठीक है, आर टॉमिल्सन ने इसकी खोज करी थी 1960 में ईमेल की। और ईमेल को भेजा जाता था, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ना कंप्यूटर के पीछे बहुत से लड़के आजकल भाग रहे होंगे, कंप्यूटर कहां से आ रही है, ऐसी कंप्यूटर हमें नहीं आती है, कुछ भी कर लीजिए, आयोग जैसे क्वेश्चन देता है ना उसे आप कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप लोग क्या सोच रहे होंगे, 5 नंबर की कंप्यूटर आ रही है, पढ़ लेता हूं 10 किताबें पढ़ भी लेंगे ना, तब भी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। वो क्वेश्चन उसने दिए थे ना, वो वैल्यू वाले, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। कंप्यूटर के एक ही एडवाइस है, जितने आपके प्रीवियस ईयर है उत्तराखंड के लगाइए। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश या फिर एनटीपीसी आपके सीजीएल वगैरह में पूछी जाती है कंप्यूटर, एक आपकी शायद किताब आती है मेरे ख्याल से, उस किताब को पढ़ना आपको है तो ले लीजिएगा, घटना चक्र की किताब है कंप्यूटर की, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की घटना चक्र की किताब है, उस किताब में आपको ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, तो उस किताब से पढ़ेंगे तो बेटर है। उत्तराखंड के तो उसमें समस्त क्वेश्चन मिल जाएंगे 2000 से अब तक, ठीक है। तो उस किताब से पढ़िएगा, बाकी आलतू फालतू मत पढ़ना, बेसिक से पढ़ के जाना, बेसिक क्वेश्चन गलत मत करना कंप्यूटर के अंतर्गत, ठीक है। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहां रखे जाते हैं, तो जब प्रोसेसर थोड़ी लाइट चमक रही है, ठीक है। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहां रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सीधा सीधा आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की। तो पुलिस महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बना। तो 82 क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा, ठीक है। पुलिस महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपने सुना होगा। चौथा राज्य कौन सा बना था, उत्तराखंड बना था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो करंट अफेयर नहीं है ये 2021 फरवरी 2021 में उत्तराखंड ये क्रम का राज्य बना था, ठीक है। चौथे क्रम का राज्य फरवरी 2021 में। कब बना था नोट करके लिखेगा, फरवरी 2021, जैसा कि आप लोगों की शिकायत थी या फिर मांग थी। यूकेएसएससी पुराने करंट अफेयर पूछता है, लेकिन ये करंट नहीं है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर हम बात करें पहला राज्य, दूसरा और तीसरा कौन कौन से थे, सर्वप्रथम नागालैंड, ठीक है, नागालैंड सर्वप्रथम नागालैंड में हुआ था। उसके बाद केरल, ठीक है, केरल, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो चौथे क्रम का कौन सा हो जाएगा अपना, चौथे नंबर पर हो जाएगा अपना उत्तराखंड, ठीक है। तो इस चीज को नोट करना है, उत्तराखंड कौन से क्रम का राज्य है, महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि फरवरी 2021 में करता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। उत्तराखंड राज्य में चारधाम परियोजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, यह किससे संबंधित है, ठीक है। चारधाम परियोजना भाई आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये चारधाम परियोजना। इसी को प्रधानमंत्री ने, ठीक है, परेड ग्राउंड
अब आपको याद है या नहीं है, देहरादून में जो लोग रह रहे होंगे वो लोग सभी लोग गए थे, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ी रैली हुई थी 2000 मेरे ख्याल से 16 के चुनाव टाइम की बात है ये, 2016 में जब चुनाव होने थे उत्तराखंड में, ठीक है, 16 के एंड में, ठीक है, 17 में चुनाव हुए थे, 16 के एंड में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे तो उन्होंने परेड ग्राउंड से घोषणा करी थी, ये करी थी कि उत्तराखंड में चारधाम परियोजना बनाई जाएगी, और ये घोषणा करते हैं 27 दिसंबर 2016 को, ठीक है, 27 दिसंबर 2016 को ये घोषणा करते हैं कौन, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी ये करते हैं, और ये परियोजना आपकी सड़क से, ठीक है, तो सड़क से ये परियोजना हो जाएगी संबंधित चारधाम परियोजना। और परेड ग्राउंड से कौन घोषणा करते हैं, ये डेट पूछी जाती है, इसीलिए जिस किसी की भी मैं आपको डेट बता रहा हूं तो डेट आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलवाऊंगा, डेट पूछी जाती है। 27 दिसंबर 2016 को चारधाम परियोजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, परेड ग्राउंड देहरादून से शुरू की गई थी, ठीक है। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, 12,000 करोड़ का, वर्तमान में भी इसमें काम चल रहा है, ठीक है, 12,000 करोड़ का। आपने देखा होगा ना, अक्सर ये चर्चा विवादों में रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि चारधाम बनाने को लेकर बहुत ज्यादा सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, पर्वत कट रहे हैं, हिमालय कट रहे हैं, तो लगातार जो आपदा आ रही है, भूस्खलन आ रही है, कहीं ना कहीं जो एक्टिविस्ट होते हैं एनवायरमेंट वो इस चीज पर आरोप मारते हैं। कई बार ये हाई कोर्ट में जाता है मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वहां से क्लियरेंस लेकर आते हैं, लगातार ये चीजें चलती रहती हैं। ऐसी चीजों को आपको नोट करके चलना है कि ये योजना किससे हो जाएगी, सड़क से संबंधित हो जाएगी। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की ओर, ठीक है। लोकसभा में एक दिन में तार्किक प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है, तो तार्किक प्रश्न, ठीक है, तो आपने सुना होगा तारांकित, सॉरी, ठीक है, तारांकित और अतारांकित, दो टाइप के प्रश्न होते हैं लोकसभा में, तारांकित और अतारांकित प्रश्न होते हैं। तो एक दिन में जो लोकसभा में हो सकते हैं तारांकित प्रश्न, इनकी संख्या जो होती है सीधा सीधा आपको नोट करनी है, यहां पर ऑप्शन सी दिख रहा होगा 20, ठीक है, 20 यहां पर संख्या होती है तारांकित प्रश्नों की संख्या। ये आपको ऐसे समझना है, इनको जो आपने ना यहां पर क्या होता है, स्टार बने हुए होते हैं, कुछ मुद्दे जो होते हैं संसद वगैरह, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, तो ये मुद्दे लेकर आते हैं, तारांकित प्रश्न उनको कहा जाता है, जो सरकार से पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर स्टार बना हुआ होता है, और ऐसे प्रश्नों की संख्या होती है 20। ये हमेशा से क्या होता है, इनका मौखिक उत्तर दिया जाता है, ठीक है, मौखिक उत्तर, ठीक है, मौखिक उत्तर इनका दिया जाता है, किसका, तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है, और एक दिन में अधिक से अधिक ये 20 हो सकते हैं। और अनुरूप, ठीक है, अनुरूप क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं, ठीक है, अनुरूप मतलब क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है, अनुरूप क्वेश्चन भी किए जाते हैं, अनुरूप क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं, यानी क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है, क्रॉस अब करते नहीं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, उत्तर, मौखिक उत्तर, अब सीधा सीधा समझना है, तारांकित प्रश्न कौन करेगा, विपक्ष करेगा ना, जैसे बीजेपी से पूछेगा भाई आपने ये एक साल के अंतर्गत क्या किया, आपकी ये योजनाएं करी, ये योजनाएं करी, यहाँ पर ये 20 प्रश्न होंगे, ऐसे स्टार बने होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, वो मौखिक उत्तर देगा, अगला आदमी उसका मौखिक उत्तर देगा। और अनुरूप, ठीक है, यहाँ पर वो उत्तर दे रहा है, उसने कह दिया हमने ये करा है, तो यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है, किसके अंतर्गत, तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत। इसी के साथ अलावा होता है अतारांकित, ठीक है, अतारांकित, ये आपको नोट करना है, अतारांकित, ठीक है, अतारांकित, ठीक है, अतारांकित कितने कर सकते हैं भाई, अतारांकित आपके कितने कर सकते हैं, 230, ये चीज नोट करनी है, अतारांकित कितने कर सकते हैं, 230 कर सकते हैं। और ये क्या होता है, हमेशा लिखित चरण में होता है, ठीक है, लिखित, इसका लिखित उत्तर मिलता है भाई, ठीक है, इसका कैसा उत्तर मिलेगा, लिखित उत्तर, इसे लिखित पूछे जाते हैं, ठीक है, लिखित पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है, लिखित पूछे जाते हैं, और इनमें अनुरूप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लिखित पूछे जाएंगे तो क्रॉस क्वेश्चन कहां से करेंगे, ये चीज नोट करनी है आपको, इसमें नो क्रॉस क्वेश्चन, या यहाँ पर अनुरूप की स्थिति नहीं होती है अतारांकित प्रश्नों में, ये चीज होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 230। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तेल निकालने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग में लिया जाता है, तो तेल निकालने के लिए, अब ना थोड़ा सा ये रिट वाला क्वेश्चन है, रिट मतलब बच्चे इस क्वेश्चन पर रिपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो रिपोर्ट, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन जहां से पिक किया गया है, जहां पर इसका उत्तर हमें मिला था, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो इसका आंसर जो है देवदार दे रहा था, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ का कहना है चीड़ से भी मिलता है, तो आपको पड़ता है चीड़ से में डायरेक्ट तेल नहीं मिलता है, चीड़ से में क्या मिलता है, लीसा प्राप्त होता है, ठीक है, लीसा प्राप्त होता है, फिर लीसे का ही कन्वर्ट करके तारपीन तेल बनाया जाता है, ठीक है, लीसे को ही कन्वर्ट कर क्या बनाया जाता है, तारपीन तेल बनाया जाता है। लेकिन जो हमें सीधा सीधा तेल मिलता है वो देवदार के वृक्ष से मिलता है। फिर भी थोड़ा सा इसको पढ़कर कंफ्यूजन दूर कर आप लोग का भी कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा और आप लोग को बता दिया जाएगा निश्चित तरीके, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, ठीक है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में स्थित है, तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें भाई, ठीक है, तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है अभी तो, ठीक है, तो निम्नलिखित में से अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा 80 लोकसभा सीट। आपको पता है ना दिल्ली जाने का रास्ता कहां से गुजर रहा है, बोलते नहीं कि चुनावी भाषा में दिल्ली जाने का जो रास्ता है, दिल्ली यानी प्रधानमंत्री पद का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होके जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि सर्वाधिक जो लोक सेवा सीट है वो कहां पर है,
उत्तर प्रदेश में है, तभी तो बीजेपी जीत रही है। आपको पता है यूपी में क्या है, बीजेपी बहुत यूपी पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, चाहे अमित शाह जी हो चाहे योगी जी हो, ये लोग उत्तर प्रदेश में हमेशा ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 80 सीटें हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आपके पास ज्यादा सांसद होंगे तो आपकी चांसेस क्या है, प्रधानमंत्री की ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा हमें देखना है कि 48 ऑप्शन ए, ठीक है। महाराष्ट्र कितनी सीटें हैं, 48 सीटें, बहुत बड़ा राष्ट्र है भाई महाराष्ट्र भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 48 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा इसके बाद कहाँ पर नंबर आता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, ममता दीदी के क्षेत्र में 42 लोकसभा सीटें हैं भाई। यहाँ पर भी बीजेपी हमेशा से अपना मजबूत पक्ष चाहती है, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी जीत जाती है। तो बीजेपी यहाँ पर लगातार कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर 42 जो सांसद सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु 39 सीटें हैं मात्र, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, आपको पता है, यहाँ पर भी अच्छी खासी बीजेपी की दक्षिण भारत में पकड़ थी, ठीक है। पकड़ थी क्या मतलब, कर्नाटका में थी, लेकिन इस समय क्या हुआ, कर्नाटका चुनाव में बीजेपी हार गई, तो वहां पर क्या है, सीटें गवा दी है बीजेपी ने अपनी 134 सीटों के साथ, कांग्रेस ने सरकार बना दी। दक्षिण भारत में बीजेपी जो है किसी भी राज्य में नहीं है। कर्नाटका में आपको पता करना है, कर्नाटका में कितनी है, 28 है, ठीक है। कर्नाटका में कितनी है, 28 सीटें हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको पता है, उत्तराखंड में कितनी है, 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 लोकसभा सीट रिजर्व है अल्मोड़ा से एससी के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन भाई सीधा सीधा यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 356, ठीक है, ठीक है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम लगाया जाता है 3 साल तक के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज और समझनी है आपको, यह क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके 2 माह के अंतर्गत, ठीक है, 2 महीने में क्या करना पड़ता है, सरकार को अनुमोदन पास कराना पड़ता है, कहां पर, संसद में, ठीक है। 2 माह के अंतर्गत सरकार को अनुमोदन, मतलब 2 महीने जब हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आज राष्ट्रपति शासन लग गया, आज के 2 महीने से पहले सरकार को संसद में अनुमोदन पेश करना पड़ेगा। तब क्या होगा, अनुमोदन पेश करने के बाद 6 माह तक इसको बढ़ाया जाएगा, फिर 6 माह के अंतर्गत फिर 2 महीने के अंतर्गत अनुमोदन करना पड़ेगा। तो 3 साल डायरेक्ट नहीं लगा सकती, 6-6 माह कर कितने महीने तक लगा सकती है सरकार, ठीक है, 6 माह करके, ठीक है, 6 माह करके ये लगा सकती है, अधिकतम 3 साल तक ये लगा सकती है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत लगा सकती है राष्ट्रपति शासन, तो 356 के तहत लगाया जा सकता है, जिसको 6-6 माह कर बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा आपको पता करना है 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च 2016 में कहां लगा था, मात्र 46 दिन का राष्ट्रपति शासन, सबसे छोटा उत्तराखंड में लगा था, ठीक है। ये चीजें नोट करनी है हरीश रावत जी के टाइम पर, 27 मार्च 2016 को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो ये कथन भी इंपॉर्टेंट है भाई। किसने कहा था, ये कहा गया था आपका हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या कहा था इन्होंने कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है। ये किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने 1975 में करा था ना, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज कर दी थी, ठीक है। तो यहीं पर ये जो कथन है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये कथन था हृदयनाथ कुंजरू जी का, ठीक है। के मुंशी, इनके बारे में भी कथन आता है, इन्होंने क्या कहा था, प्रस्तावना को जन्मपत्री कहा था, ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहा था, राजनीतिक की पत्री, ठीक है, राजनीतिक की जन्मपत्री, ठीक है। प्रस्तावना को के मुंशी ने क्या कहा था, राजनीति की जन्मपत्री कहा था, ठीक है। किसने कहा था, के मुंशी ने कहा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर आपको पता है पंचायत समिति क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके वीडियो के एग्जाम में। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है, प्रशासनिक अधिकरण होता है। ऑप्शन बी सीधा सीधा इसका हो जाएगा सही उत्तर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई, तो लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त आपने सुना होगा ना, 2011 में बहुत बड़ा आंदोलन होता है भाई लोकायुक्त को लेकर। कौन करता है, एकमात्र प्राणी जो आजकल विलुप्त हो चुके हैं, जिनकी खोज लगातार भारत के जो परेशान लोग हैं वो कर रहे हैं, कौन है, अन्ना हजारे जी, ठीक है। अन्ना हजारे जी जो खो चुके हैं, आजकल खो चुके हैं, मतलब किसी के यहाँ पर भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है। अन्ना हजारे जी आजकल दिखते नहीं है ना सार्वजनिक मुद्दों पर। बीच में तो मतलब लोगों ने 2011 की, हमें भी याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो बहुत बड़ा इन्हें माना जाया करता था, क्योंकि इनकी तुलना सीधा महात्मा गांधी जी से होने लग गई थी, और इन्हीं की तुलना कर लोगों ने नोटों पर इनकी तस्वीर छाप दी थी भाई। मतलब वैसे नहीं छपी थी, बोला था कि नोटों पर अन्ना हजारे की तस्वीर छपनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा जन आंदोलन इन्होंने खड़ा कर दिया था, जिससे फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बना लेते हैं भाई, ठीक है ना। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि एक पार्टी उससे बन गई, लेकिन आज वर्तमान में इतनी दयनीय स्थिति के बाद अन्ना हजारे जी गायब हैं, और इन्हीं को कहीं ना कहीं लोकायुक्त जो
लोकपाल बिल, या फिर ये आपने सुना होगा ना, ये सब इन्हीं का वो है भाई, अन्ना हजारे जी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बात कर रहा है बहरहाल क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये सब राजनीतिक बातें हैं, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सीधा सीधा आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई 1971 में। ठीक है, 1971, क्योंकि पूछ सकता है डेट, इंपॉर्टेंट है ईयर, 1971 में। ठीक है, उत्तराखंड में कब हुई? उत्तराखंड में 2011 में। ठीक है, उत्तराखंड में हुई थी 2011 में। और भारत का प्रथम लोकायुक्त किसे बनाया गया? ठीक है, लोकायुक्त। ठीक है, भारत का प्रथम लोकायुक्त कौन है? ठीक है, भारत का प्रथम लोकायुक्त है पिनाकी घोष। ठीक है, पिनाकी घोष। ठीक है, पिनाकी घोष हैं भारत के लोकायुक्त, अभी बने हैं। ठीक है, 2021 या 22 में। इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से भी और स्टैटिक दृष्टि से भी। भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन है? पिनाकी घोष हैं। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई भाई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना आपको बतानी है, तो सीधा सीधा ऑप्शन बी दिख रहा होगा, 1964 में। क्या होती है? केंद्र सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, इसी के अलावा 1965 राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम। ठीक है, राजभाषा अधिनियम ये कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा 1965 का। कब का हो जाएगा? 1965 का राजभाषा अधिनियम। ऑप्शन डी दिख रहा होगा 1982। इसका क्या है बताया था? भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित हो जाएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम भाई, इसने जो अपनी राजधानी थी मुर्शिदाबाद से कहां पर स्थानांतरित करी थी? क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो मुंगेर इसने करी थी। ऑप्शन सी सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा तो ये है आपका जीएस का सॉल्यूशन। ठीक है, जीएस का सॉल्यूशन आपने देखा। थोड़ा सा आज ना देहरादून में लाइट वगैरह नहीं थी, तो इसलिए आपकी क्लास जो है शाम को बनना शुरू हुई, तो बार बार लाइट वगैरह जा रही थी। आपको पता है कि जो लोग देहरादून में रह रहे हैं वो इस चीज को जानते होंगे। फिलहाल आजकल जो देहरादून में नेहरू कॉलोनी साइड है, साइड लाइटों का काम चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइट इशू के कारण सुबह क्लास नहीं बन पाई। जब मौका मिला दिन में क्लास बनाई, फिर उसके बाद शाम को थोड़ा सा लाइट क्या है, थोड़ा सा हवा चलने के कारण लाइट वगैरह जा रही थी, तो इसलिए क्लास में देरी होगी। अगली बार से देरी नहीं होगी। बाकी जितने लोग भी क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं ध्यान दे, प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना चाहते हैं, सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है। बाकी कोई दिक्कत समस्या होती है तो कांटेक्ट नंबर आप हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।